तो बच्चों शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। चार्ज कैरियर्स के बारे में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि चार्ज कैरियर्स हम ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो चार्ज कैरियर बेसिकली क्या हैं? पार्टिकल्स होते हैं ड्यू टू विच करंट फ्लोज। तो वो पार्टिकल्स जिनकी वजह से करंट फ्लो करेगा, उन पार्टिकल्स को हम बच्चों चार्ज कैरियर का नाम देते हैं। अब ये बात रहेगी कि डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो ज़ाहिर है उनके अंदर डिफरेंट चार्ज कैरियर्स होंगे। तो अगर हम मेटल्स की बात करें ना कि मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर कौन से होंगे, तो आपको आइडिया है कि जो मेटल्स होती हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऑलरेडी, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह अगर हम बच्चों बात करें ना सेमी कंडक्टर्स की, कि सेमी कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, तो सेमी कंडक्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। और होल्स पर हम ये कहते हैं ना कि होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव है। लेकिन सेमी कंडक्टर में जो दूसरे चार्ज कैरियर्स होते हैं जिन्हें हम होल्स बोलते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह आप इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ऐसे लिक्विड्स या ऐसे फ्लूइड्स जिनमें से करंट फ्लो करता है, ऐसे लिक्विड या ऐसे फ्लूइड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो इनके अंदर चार्ज कैरियर्स होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गैस की बात कर लें या प्लाज्मा की इवन बात कर लें, दोनों की इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। गैस या प्लाज्मा के अंदर हम चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। यानी गैस या प्लाज्मा के अंदर चार्ज कैरियर दोनों तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। ये जो मैंने नीचे पहले लिखे हैं ना सारे कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट या गैस जो है, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो चार्ज कैरियर दोनों तरह के हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे हम कन्वेंशनल बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। तो हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और गैस में करंट अगर पूछेगा ना कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे इनके अंदर बोथ करंट्स होते हैं। बोथ मीन इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होगा, यानी ये जो मटेरियल्स नीचे मैंने अंडरलाइन किए हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होगा और इनमें कन्वेंशनल करंट भी होगा। और उसकी वजह आपको समझ आ गई है कि इसके अंदर दोनों तरह के चार्ज कैरियर हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। लेकिन अगर हम बच्चों मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें, मेटल्स लिख दें या आप मेटेलिक कंडक्टर लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। मेटल या मेटेलिक कंडक्टर में अब आप देख सकते हैं कि जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव तो होते ही नहीं है। तो मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर ओनली इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, यानी मेटेलिक कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। मेटेलिक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर नहीं होते जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से इनमें करंट फ्लो करता है। हमारी जो मेजर डिस्कशन इस चैप्टर में रहेगी वो मेटेलिक कंडक्टर्स के ऊपर ही होगी। अब अच्छा हम बात करते हैं कि जब करंट फ्लो करता है ना थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स, करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स के जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनमें जब करंट फ्लो करेगा तो उसका थोड़ा सा बिहेवियर डिस्कस करते हैं। करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर में पहला हम केस वो ले लेते हैं, एक कंडक्टर ले रहे हैं और उस कंडक्टर के साथ व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, यानी कंडक्टर हम ले रहे हैं और उस कंडक्टर की वो सिचुएशन ले रहे हैं जब उस कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट नहीं होगी। अब वो बातें आप देखिएगा, सपोज करें ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के साथ आप लोगों ने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो आप लोगों ने इस कंडक्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ तो क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो रैंडम मोशन तो कर ही रहे होंगे, यानी इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी रैंडम मोशन होगी। तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब बैटरी नहीं भी कनेक्ट हो रही तो उनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। और किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, यानी कोई भी मेटेलिक कंडक्टर जो होता है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी मोशन जो होती है ना, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह की होती है, जस्ट लाइक
motion of gas molecules, just like motion of gas molecules in a container, यानी किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर, कि कोई भी जो कंटेनर होता है उसके अंदर जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, इसी तरह जो गैस के जो किसी भी जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह रैंडम मोशन करते हैं। इस तरह केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है कि अभी हम वो बात कर रहे हैं जब कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट नहीं है और उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको बताया कि इस तरह वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब इनकी जो रैंडम स्पीड होती है ना, यानी अगर हम इनकी इस रैंडम स्पीड की बात करें, वी रैंडम भी से कहते हैं, उस रैंडम स्पीड का जो ऑर्डर होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है। KPK की बुक में तो 10⁵ लिखा हुआ है, पंजाब की बुक में 10⁵ नहीं लिखा हुआ, उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी रैंडम स्पीड का ऑर्डर सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड होगा। तो एक ही बात है कि अगर वर्डिंग में लिखा हुआ आ जाए सेवरल 100 हो, सेवरल 1000 हो, तो फिर आप चूज़ करेंगे सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर वो मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ आ जाए तो फिर आप लोगों ने 10⁵ मीटर पर सेकंड शो करना है। तो अभी बच्चों बात ये हो रही कि जब अभी कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट नहीं है, फिर भी इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को अभी आइडिया हो रहा है। अब ये इतनी हाई स्पीड, ये जो रैंडम स्पीड की हम बात कर रहे हैं, अब देखना इसमें यह है कि ये जो रैंडम स्पीड है वो इनके पास किधर से आ रही है। इस रैंडम स्पीड को कुछ लोग थर्मल स्पीड भी कहते हैं, यानी ये जो रैंडम स्पीड है इस स्पीड को हम किसका नाम देते हैं, थर्मल स्पीड का नाम भी दे रहे होते हैं। ठीक है, ये रैंडम स्पीड या जो थर्मल स्पीड होगी, अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, ये रैंडम स्पीड या थर्मल स्पीड ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की ये वाली जो स्पीड होगी वो टेम्परेचर की वजह से होगी, इसी वजह से इसको थर्मल स्पीड भी बोलते हैं। और ये जो हम लोगों ने 10⁵ वैल्यू लिखी है ना, वो एट रूम टेम्परेचर है। यानी ये जो भी हम बात लिख रहे हैं कि रैंडम स्पीड की जो वैल्यू होगी, वी रैंडम जो होगी वो 10⁵ मीटर पर सेकंड होगी। इसका मतलब ये किस टेम्परेचर पर है, ये फिर रूम टेम्परेचर पर है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर रूम से इंक्रीज़ होगा तो इस स्पीड की वैल्यू ने भी इंक्रीज़ होते जाना है। अब ये तो हमने बात की कि ये जो रैंडम स्पीड की वैल्यू है, ये ऑलमोस्ट हम बोल रहे हैं कि ये एवरेज रैंडम स्पीड है। यानी ये जो रैंडम स्पीड है वो कौन सी, एवरेज रैंडम स्पीड इस ऑर्डर की है और किस टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर है। अब अगर आपसे कभी पूछे ना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी एनर्जी का अगर एमसीक्यू आ जाए तो हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये क्या बात हुई कि इनकी एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। आप लोगों ने याद रखना है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी या फ्री इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, ई मीन एनर्जी और वी बचे यहाँ पर स्पीड के लिए, कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो असल में डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, अब टेम्परेचर हमें पता है चेंज हो रहा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी इंक्रीज़ करेगी, जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, और इनकी एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। अब ज़रा खुद सोचें, अगर आपसे कोई बंदा कहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, तब ये बोलोगे ना हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो तो चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर उनकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो भी चेंज होती रहेगी। इवन अब देख लें मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट का टेम्परेचर सेम नहीं होता। तो अगर एक कंडक्टर आपके पास है, आप उसके फ्री इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट टाइम में स्पीड मेजर करते हैं तो डिफरेंट टाइम में उसकी स्पीड डिफरेंट आएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। ये एक छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। और ये मैं समझ आ गया कि एवरेज रैंडम स्पीड उनकी 0 होगी। अब अगर आपसे पूछते हैं ना एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, यानी ये सारी बातें बच्चों कब हो रही हैं, जब कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो उस वक्त आप लोगों ने याद रखना है जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो इक्वल टू 0 होगी। वैसे मुझे लिखना तो नल वेक्टर चाहिए, लेकिन नॉर्मली जब वर्डिंग में आता है क्योंकि वेक्टर का ये चैप्टर नहीं है तो वो 0 ही बोल देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। एवरेज वेलोसिटी क्यों 0 है कि इलेक्ट्रॉन्स कर तो रैंडम मोशन रहे हैं ना, मतलब यूँ समझने कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, मैं वैसे एक इलेक्ट्रॉन की मोशन बताता हूँ, वो यूँ मूव कर रहा है, फिर इधर कोलिजन किया, फिर उसने इधर कोलिजन किया, फिर उसने इधर कोलिजन किया। तो इसका मतलब कि रैंडम मोशन करने के बाद वो अगेन अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ ही जाते हैं।
तो जब वो वापस आ ही जाएंगे तो इस वजह से हम बोलते हैं कि उनका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहता है। यूँ समझने कि रैंडम मोशन में नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहने की वजह से एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो आएगी, क्योंकि एवरेज होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट रैंडम मोशन में ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। लेकिन एवरेज स्पीड ज़ीरो क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अगर ये तो एक इमेजिनरी ट्रैक मैंने बनाया ना, इसमें क्या डिस्टेंस ज़ीरो हो रहा है? डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं हो रहा। अगर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में एक और पॉइंट भी लिख लें कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आर नॉट बाउंड बाय सिंगल एटम, नॉट बाउंड बाय सिंगल एटम। असल में ये वैलेंस शेल से निकल चुके होते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी मेटल्स में यूजली होते हैं, और मेटल्स के ये इसका आउटर मोस्ट शेल है ना, ये उस आउटर मोस्ट शेल से निकल चुके होते हैं। इसलिए जब आउटर मोस्ट शेल से निकल जाते हैं तो इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कब बनेंगे? जब ये आउटर मोस्ट शेल से निकल जाएंगे। और एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती है ना, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बात कंफर्म होती है कि वो होती एव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती है वो जनरली ग्रेटर होती है किसी से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल के अंदर। यानी जिस आउटर मोस्ट शेल से वो निकले होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी उन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ही होगी। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकलने के लिए एनर्जी चाहिए होगी ना, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास वैलेंस शेल से ज़्यादा एनर्जी आएगी तो वहाँ पर फ्री हुआ होगा ना। तो एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती है वो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे उसकी स्लाइड ग्रेटर होती है। और ये बात आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर नॉट बाउंड बाय सिंगल एटम, और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। मैं चाहे थोड़ी सी और बात भी कर ही देता हूँ। एक होते हैं बच्चे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन मीन जो किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, यानी जो अभी भी किसी शेल के अंदर है, जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर है। तो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी अगर हम एनर्जी की बात करें तो इनकी एनर्जी फिक्स होती है, और इनकी एनर्जी जो होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी, एक तो इनकी एनर्जी डिपेंड करेगी शेल नंबर पे, और दूसरा इनकी एनर्जी डिपेंड करेगी कि एलिमेंट कौन सा है। क्योंकि हर एलिमेंट का अगर सपोज करें ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो हर एलिमेंट के सेकंड शेल की एनर्जी सेम नहीं होती। तो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड मीन जो किसी शेल के अंदर हों, उनकी एनर्जी फिक्स होती है, और उनकी एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? एक तो शेल नंबर पे, वो किस शेल में है, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट के हैं, इस पे भी उनकी एनर्जी जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने, मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ, आप लोग वैसे इसको माइंड में रख लीजिएगा कि बहुत बेसिक सेंस की कभी आ जाए तो कहीं जल्दी में गलत ना कर दें। एक और इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, वो होते हैं आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब और फ्री इलेक्ट्रॉन में फ़र्क होता है। आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क होता है? सपोज करें ये कोई मेटल है, ठीक है, इस मेटल के अंदर मैं समझाने के लिए सिर्फ दो ही एटम बना देता हूँ, ये दो एटम है। अब इस मेटल का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, और इस एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इस मेटल के अंदर ही यूँ रैंडम मोशन कर रहे हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलकर मेटल के अंदर ही घूमना शुरू हो जाएं, तो फिर उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है ना। और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा ना, यानी जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, उस एटम को हम बोलते हैं कर्नल। ये आर्मी वाला कर्नल नहीं, दूसरा कर्नल, पता नहीं इसके स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं नहीं। तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, ज़रा वो एटम फिर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उस एटम को हम कर्नल बोलते हैं मेटल्स के अंदर। यानी मेटल्स के अंदर वो एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। तो कर्नल आपको समझ आ गया क्या होते हैं? कि ऐसे मेटल्स के एटम, ये वैसे टर्म मेटेलिक कनेक्टर में यूज होती है, जिनके इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं उनको हम कर्नल बोलते हैं। तो मैं कहूँ तो बात ठीक होगी कि किसी भी मेटल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे कर्नल ही होते हैं, क्योंकि हर एक ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होता है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो आउटर मोस्ट शेल से तो निकल जाएंगे लेकिन मेटल की बॉडी के अंदर ही रिवॉल्व करेंगे, तब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसका मतलब ये कि आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होता है? आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुआ है और फ्री होने के बाद ये उस मेटल की बॉडी से निकल गया, यानी फ्री होने के बाद किससे निकल गया? मेटल की बॉडी से निकल गया। मेटल की बॉडी से निकलने का मतलब ये भी होता है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल गया। यानी मेटल की बॉडी से निकलने का मतलब हम ये लेते हैं कि वो किस चीज़ से निकल गया? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से चला गया ना।
तो उसको हम आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम इसके बारे में ये कहते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में ज़रा सुन लें। हम वैसे जनरली ये जो आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब जनरल के भी क्वेश्चन आता है तो हम इसकी एनर्जी को ज़ीरो ले लेते हैं, यानी इस आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम यूजुअली ज़ीरो लेते हैं। लेकिन एक और बात भी याद रखनी, जो आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो कन्फर्म ज़ीरो होती है। आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कन्फर्म ज़ीरो होगी। क्यों कन्फर्म ज़ीरो होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फंक्शन है कंजर्वेटिव फील्ड का। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फंक्शन है बच्चों किस फील्ड का? कंजर्वेटिव फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो जब तक वो इलेक्ट्रॉन कंजर्वेटिव फील्ड में रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल गया है तो वो एक कंजर्वेटिव फील्ड से निकल गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी मस्त ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो भी सकती है और ज़ीरो नहीं भी हो सकती। तो काइनेटिक एनर्जी मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम जनरली कहते यही हैं कि जो आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी ज़ीरो होती है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि अगर कभी एमसीक्यू आ जाए, इसका मतलब है कि ये वाली बात कोई इतनी ठीक बात नहीं है कि जो आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी टोटल एनर्जी ज़ीरो हो भी सकती है और ज़ीरो नहीं भी हो सकती। लेकिन जनरली हम यही अज्यूम करते हैं कि आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो होगी। उसकी वजह क्या है कि आप लोगों ने फिजिक्स में केमिस्ट्री दोनों में पढ़ा हुआ है कि ई किसी भी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E0/n² होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला -E0/n² होता है। अगर हम n को इन्फिनिटी पुट कर दें, शेल नंबर को, n को इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के इलेक्ट्रिक फील्ड से किधर चला गया? बाहर चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला गया है तो इसको आप इन्फिनिटी पुट करें n को, तो अगर इन्फिनिटी पुट करें तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो। तो फार्मूले से एनर्जी तो ज़ीरो आती है। अब फार्मूले से एनर्जी ज़ीरो आ रही है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज, एन इन्फिनिटी का मतलब ये होता है आयोनाइज हो जाना। एन इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गया, तो उसकी एनर्जी फार्मूले से ज़ीरो ही आती है। लेकिन उसकी एनर्जी ज़ीरो हो भी सकती है और ज़ीरो नहीं भी हो सकती, क्योंकि एनर्जी दो चीज़ों एनर्जी से मिलकर बनी हुई है, एक पोटेंशियल से और एक किससे? काइनेटिक से। तो अगर आपके पास जो पोटेंशियल, तो एनर्जी मस्त ज़ीरो होगी, काइनेटिक उसकी ज़ीरो हो भी सकती है और ज़ीरो नहीं भी हो सकती। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, असल में हम टॉपिक से डेविएट कर जाएंगे इस तरह, लेकिन मैंने कहा चले आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाइड्रोजन एटम की ज़रा सोचें, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। हाइड्रोजन एटम है, इसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे पहले शेल में एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें, अगर इसको हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा? इन्फिनिटी पर चला जाएगा। अगर हम लोगों ने इसको कितनी दी है? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, क्योंकि जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो पॉजिटिव होती है, तो ये आयोनाइज हो गया। जब इसको प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी तो ये इन्फिनिटी पर चला गया। दोबारा बोल रहा हूँ, जब हम इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे ये आयोनाइज हो जाएगा। अब इसकी टोटल एनर्जी ज़ीरो होगी। अब इसकी टोटल एनर्जी क्यों ज़ीरो होगी? इसको निकलने के लिए कितनी चाहिए थी? 13.6। आपने दी भी कितनी? 13.6। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। लेकिन बच्चों, अगर इसी इलेक्ट्रॉन को हम फर्स्ट शेल में जो एनर्जी दे रहे हैं वो हम 13.6 से ग्रेटर दे रहे हो, यानी इसी इलेक्ट्रॉन को हम जो एनर्जी दे रहे हैं आयोनाइज करने के लिए वो 13.6 से ज़्यादा दे रहे हो। पहली बात तो ये कि एनर्जी एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। 30.6 भी एक्सेप्ट करेगा और उससे ज़्यादा भी एक्सेप्ट करेगा। तो फिर वो जो 30.6 इसको निकालने के लिए यूज़ हो जाएगी, और जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं और उस एनर्जी का जितना पार्ट एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी मैं किसे बोल रहा हूँ? E-30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगी ना, ये आप लोगों ने इसको दी, 13.6 उसको निकलने के लिए चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये थोड़ा कंसेप्ट आप लोगों ने ठीक कर लेना है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ बच्चे इनको मिक्स करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने क्या बोला? हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके मीनिंग बता दिए। जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी फिक्स होगी, शेल नंबर पर डिपेंड करेगी और एलिमेंट पर डिपेंड करेगी। आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मसला होता है। पहली बात, आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस माइंड में क्लियर करें। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अराउंड द कर्नल्स मूव करते हैं।
अराउंड द कर्नल्स मूव करने का मतलब ये होता है कि मेटल की बॉडी के अंदर ही मूव करते हैं, उनकी एनर्जी समझा चुका हूँ। आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मेटल की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, यानी मेटल की बॉडी से बाहर जब निकल गए हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर आयनाइज कंसीडर होंगे। तो ये मेटल की बॉडी के अंदर हैं, फ्री ये मेटल की बॉडी से बाहर हैं, लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज़ है आयनाइज और फ्री में, कि दोनों किससे निकले हुए हैं, वैलेंस शेल से तो दोनों निकले हुए हैं। अब इनकी एनर्जी के बारे में यूजली कहा जाता है इनकी एनर्जी ज़ीरो होगी, वो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है कि इनकी एनर्जी ज़ीरो हम जनरली बोल देते हैं, लेकिन जब ये आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड या आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की अगर एमसीक्यू आ जाता है कि ऑलवेज कौन सी एनर्जी ज़ीरो होगी, आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ज़ीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस बात को समझाने के लिए मैंने एक मैथमेटिकल एविडेंस दी है। फार्मूले में एन को इन्फिनिटी पुट करें तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की ज़ीरो आ जाती है। एन इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि वो आयनाइज हो गया। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इस फार्मूले से ई ज़ीरो आने के असल में मीनिंग क्या है। इस फार्मूले से ई इसलिए ज़ीरो आ रहा है, जिसको मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसको निकलने के लिए 13.6 चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट 13.6 ही दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी ज़ीरो होगी, मतलब पोटेंशियल भी ज़ीरो होगी, काइनेटिक भी ज़ीरो होगी। लेकिन अगर उसको एनर्जी 30.6 से आप ज़्यादा दे रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनेगी वो एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, ई माइनस 13.6, इसको इसमें से माइनस कर दें क्योंकि ये तो निकलने के लिए चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा बनेगी दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बाद का मतलब क्या हुआ कि जो आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है उसके बारे में हम ज़ीरो कहते तो हैं, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, मे आर मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, मे आर मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आपका मे आर मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो वाला ऑप्शन नहीं आता, इक्वल टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाले ऑप्शन हैं, तो फिर आप लोगों ने इक्वल टू ज़ीरो को प्रेफर करना। लेकिन अगर हम प्रॉपर उसका मेथड देखें, इसका मे आर मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होगा। एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, उस बात में कंफ्यूज नहीं होना, उस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए अभी हम बच्चों बात कर रहे थे कि एक कंडक्टर है, ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, नई बात है, मुश्किल तो नहीं है खैर, कि ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर के आप लोगों ने कहा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ना, यानी इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। हमें पता है जब बैटरी नहीं लगी होती, बैटरी नहीं लगी होगी तो इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। दूसरी बात सुनिए कि अगर सपोज करें इस कंडक्टर के मैं एक एंड पे हाई पोटेंशियल दे दूँ, एक एंड पे लो पोटेंशियल दे दूँ, इस बात के आने के चांसेस आपके बहुत कम है। वैसे एक तरफ हाई पोटेंशियल दे दूँ, एक तरफ लो पोटेंशियल दे दूँ, तो इस कंडक्टर के आपके पास इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। एक तरफ हम लोगों ने हाई पोटेंशियल दिया, एक तरफ लो पोटेंशियल। इस कंडक्टर के साथ मैंने एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल तो अप्लाई किया है, लेकिन इसका मैंने सर्किट कंप्लीट नहीं किया, मतलब इसकी वायर आगे कनेक्ट आपस में नहीं है, सिर्फ इसके एंड पे आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसी तरीके से। अब क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है हमेशा मूव करते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आकर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर इधर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी ना, अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो उधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट हो गया, हम बोल देते हैं इस तरफ पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो गया। पॉजिटिव का मतलब तो बेसिकली यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमुलेट हो गए। अच्छा जी ठीक हो गए, पॉजिटिव या इस तरफ नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट हो गए, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो गए। आप लोगों ने जो एक तरफ हाई पोटेंशियल दिया, एक तरफ लो पोटेंशियल दिया, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज करना है अभी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही मान लें कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने दिया। एक्सटर्नल इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप लोगों ने बाहर से बैटरी लगाई है ना, तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। उसकी वजह से क्या हुआ कि आगे ये बैटरी फर्दर, ये कंडक्टर फर्दर कनेक्ट नहीं था, एक तरफ लो पोटेंशियल हो गया, एक तरफ हाई। आपको समझ आ गया क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए ना, इधर नेगेटिव उधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। अब इधर नेगेटिव अक्यूमुलेट हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, इस कंडक्टर के इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा कहेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है जिसे हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। अगर इसकी जो वायर्स हैं उनको आगे हम सर्किट कंप्लीट ना करें, अगर हम इसकी वायर का सर्किट कंप्लीट ना करें
तो याद ये रखना है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। और अब भी कंडक्टर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। असल में ये एमसीक्यू उन्होंने पूछा था प्यास यूनिवर्सिटी में अगले दिन ना। क्वेश्चन उन्होंने कुछ यूँ दिया था कि एक कंडक्टर है, उसके साथ आप लोगों ने एक साइड पे हाई पोटेंशियल एक साइड पे लो पोटेंशियल लगा दिए, लेकिन उस जो कंडक्टर है उसकी वायर, उसका सर्किट कंप्लीट आप लोगों ने नहीं किया। मतलब ये जो वायर्स हैं इसका सर्किट कंप्लीट, सर्किट कहते हैं क्लोज पाथ को, सर्किट नहीं बनाया आप लोगों ने, यानी क्लोज पाथ नहीं बनाया हुआ, सिर्फ इसके एंड पे हाई पोटेंशियल बता दिए। तो क्वेश्चन ये था कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं कितना होगा, और ऑप्शन थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, दोनों ऑप्शन होंगे। अब ज़्यादातर बच्चे यही करके आए हैं कि वो जब बैटरी लगा दी है ना, एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल, तो उन्होंने तो ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि जनरली तो यही नज़र आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हमारी बुक में भी उसने ये लिखा हुआ है। असल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा, वो जब हम इस वायर्स को आगे सर्किट कंप्लीट करेंगे ना, जब इन वायर्स की मदद से आगे हम सर्किट कंप्लीट करेंगे तो उस वक्त यहाँ पर चार्ज अकोमुलेट नहीं होंगे। जब चार्ज अकोमुलेट नहीं होंगे तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके इक्वल एंड अपोजिट डेवलप नहीं हो सकेगा। जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल एंड अपोजिट डेवलप नहीं हो सकेगा तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में ज़ीरो नहीं होगा। अगर आप इसके साथ इन वायर्स को फर्दर सर्किट में कनेक्ट ना करें तो यहाँ पर जब चार्ज अकोमुलेट हो जाएंगे तो एक इन चार्जेस की वजह से जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जिसकी वजह से याद रखना है कि बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी ज़ीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने का मतलब यह है कि इस कंडक्टर में अब भी करंट क्या फ्लो कर रहा है, ज़ीरो ही करंट फ्लो कर रहा है। ये बस आप लोगों ने कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। और अब हम बात करते हैं जो हमारी बुक में केस डिस्कस हुआ है, ये उसने प्यास यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो उम्मीद है इसका आपको आइडिया हो चुका होगा कि इसमें वो समझाना क्या चाह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टोरी क्या है। अब हम आते हैं अपने कोर्स की तरफ, जो हमारी बुक में इसकी डिटेल डिस्कशन है। हमारी बुक में तो बच्चे ये डिस्कशन है कि उसने एक कंडक्टर इस तरह लिया हुआ, उस कंडक्टर के साथ उसने बैटरी कनेक्ट की है, यूँ कंडक्टर है और उस कंडक्टर के साथ उसने यूँ बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब ज़ाहिर है जब हम इस कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट की है तब तो सर्किट कंप्लीट हो गया ना। एक तरफ आपको पता है पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, इस कंडक्टर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तो बात लिखने की ज़रूरत कोई नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चलिए मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन जो होंगे मूव्स, हम दो लफ्ज़ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, अपोजिट टू ई मूव करते हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, और हम बोलते हैं माइनस ई की डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है बात है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या माइनस ई की डायरेक्शन में मूव करेंगे। मुझे बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ गया तो क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर अकोमोडेट होगा? अकोमोडेट तो नहीं होगा, इस इलेक्ट्रॉन ने आगे चले जाना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या पहले केस की तरह डेवलप हो पाएगा? पहले केस की तरह डेवलप तो हो नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर इस केस में जब ये वाली चीज़ कनेक्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एक्यूमुलेट, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर के में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर बैटरी लगा दें या पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के एंड पे अप्लाई कर दें, एक ही लफ्ज़ होता है बैटरी लगाना और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। इसके फर्दर दो केसेस होते हैं, एक वो केस होता है कि सर्किट कंप्लीट करें, और एक वो केस होता है जिसमें आप सर्किट को डिसकनेक्ट कर दें या ओपन सर्किट कर दें, इवन यहाँ पर स्विच लगा उसको ओपन कर दें तो फिर भी पिछले केस बन जाएगा ना। तो इस दोनों केस में आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हम केस पढ़ते हैं, इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा जब आप लोगों ने इसके साथ बैटरी कनेक्ट करने के साथ सर्किट को कंप्लीट भी कर दिए। ज़ाहिर है जब सर्किट कंप्लीट करेंगे तो फिर करंट नॉट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये बात आपको आइडिया होगी कि इस केस में जो करंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो करंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है तो फिर करंट भी ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। अब इसमें मसला ये है कि अब इसके इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मैं इधर बना देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन की मोशन को। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन उन कर्नल्स के साथ या कंडक्टर के एटम के साथ बार बार फिर भी क्या कर रहा है, कोलाइड ज़रूर कर रहा है। मैं ये पहले मैंने क्या बोला था, मैंने कहा यूँ कोलाइड कर रहा है, यूँ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, यही था ना। और इस केस के अंदर मैंने बोला था एवरेज स्पीड उनकी ज़ीरो आ रही है,
सॉरी एवरेज स्पीड तो जीरो नहीं थी, एवरेज स्पीड तो 10⁵ थी, एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही थी। अब भी यही होगा कि अब यूं इलेक्ट्रॉन अब भी रैंडम मोशन कर रहे हैं। दोबारा सुन लें, जब हम कंडक्टर के साथ बैटरी लगा देंगे तब भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि जब हम कंडक्टर के साथ बैटरी लगा दें तो रैंडम मोशन ख़त्म हो जाती है। तो बैटरी लगाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की अपनी रैंडम मोशन वैसे ही रहेगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि पहले यूं मूव कर रहा था, इसी पॉइंट पे वापस आ रहा था। अब जब इस पॉइंट पे वापस आएगा तो थोड़ा सा यूं आगे भी डिस्प्लेस हो जाएगा। मैं थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाता हूँ। यूँ समझिए, यूँ इलेक्ट्रॉन था, यूँ कोलिजन हुआ, ऐसे कोलिजन हुआ, फिर रैंडम मोशन करके इसका यूँ कोलिजन हो रहे थे। या यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। ये विदाउट बैटरी मोशन थी। अब विद बैटरी क्या होगा, थोड़ा सा यूँ आगे भी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये विदाउट बैटरी क्या होता था, यहाँ पर आके रुक जाता था, मतलब उसके बाद फिर आगे वो रैंडम पाथ शुरू हो जाता था। अब क्या होता है, जब बैटरी लगा दी तो थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है। इस थोड़ा सा आगे मूव करने को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा रैंडम मोशन कर रहा है और थोड़ा थोड़ा आगे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है। इसी वजह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट की वजह से, इसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट अपना ठीक करें कि जब हम किसी कंडक्टर के साथ बैटरी लगा देते हैं उस वक्त भी इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन वैसे ही होती है जैसे पहले थी। एक बात कंफर्म होगी, मतलब वो पहले यू मूव कर रहा था, अब भी ऐसे ही मूव करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना, आप लोगों ने किसी कंडक्टर के साथ बैटरी लगा दी है तो अब इलेक्ट्रॉन की रैंडम वेलोसिटी किस, रैंडम स्पीड किस ऑर्डर की होगी, तो हम ये बोलेंगे कि इसकी जो रैंडम स्पीड होगी या एवरेज रैंडम स्पीड जिसे बोलते हैं, वो अभी 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की ही होगी। रैंडम स्पीड बच्चों अब भी 10⁵ मीटर पर सेकंड की है, यानी यूं अब भी हो रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट कर जाता है। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने छलांगे कितनी ज़्यादा मारी हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बिल्कुल थोड़ा सा उसने मूव किया। थोड़ा सा क्यों मूव किया है कि इन रैंडम कोलिजन की वजह से फिर वो वापस आ रहा था। अब ज़रा देखें, अब बच्चों अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो पहले मैं क्या बोल रहा था कि एवरेज वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूं छलांगे मारने के बाद इधर ही आ जाता था। अब क्या होता है कि इधर आने के बाद थोड़ा सा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाता है, फिर उसकी अगली यूं छलांगे शुरू हो जाती हैं। चले मैं कोशिश करता हूँ उसको समझा पाऊँ। मतलब यूँ समझिए कि इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर बच्चों इधर आया, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आया, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, थोड़ा सा और आगे ड्रिफ्ट कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन वैसे वैसे ही करता जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे ड्रिफ्ट करता जा रहा है। तो अब मुझे आप ज़रा सोच कर बताओ कि क्या अब इसकी इस पूरी छलांगें जो भी वो मार रहा है, इस केस के अंदर क्या उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा ही नहीं होगा। अब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि थोड़ा बिल्कुल माइन्यूट सा उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। तो मुझे ये बताऊँ कि इस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेरी स्मॉल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, बट डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल होगा। तो जिसकी वजह से इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो आप लोगों में से जो केपीके वाले हैं उन्होंने याद रखनी है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। यानी अब उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बेसिकली हम एवरेज वेलोसिटी भी बोल रहे हैं ना, एवरेज वेलोसिटी जो होगी, केपीके वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड चूज़ करनी है, और जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने याद रखनी है 10⁻³ मीटर पर सेकंड होगी। जो एमडी कैट वाले स्टूडेंट्स हैं ये वैल्यू लाजमी याद रखनी है। अगर आपका नम्स में क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप लोगों ने 10⁻³ मीटर पर सेकंड ही चूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन केपीके में आए तो 10⁻⁵ ही आप लोग लिखेंगे। वैसे ना -5 होती है ना -3 होती है, जितनी भी बुक्स मैंने देखी हैं ज़्यादातर उन सारों में उन्होंने -4 ही लिखी हुई है। लेकिन ज़ाहिर है हमारी बुक्स में फिर जो लिखी हुई वैल्यू तो मैं वही लिख देता हूँ। तो केपीके में उन्होंने आप लोगों ने ये चूज़ करनी है, इधर ये चूज़ करनी। मैं सिर्फ आपको ये फीलिंग देना चाह रहा था कि आपको ये समझ आ जाए कि रैंडम स्पीड इतनी ज़्यादा है, ये रैंडम स्पीड है जनाब, ये रैंडम स्पीड, और ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है वो ड्रिफ्ट है। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कोलिजन की वजह से, नंबर ऑफ़ कोलिजन होने की वजह से इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वेरी क्या होती है, स्मॉल होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल क्यों है, अगर आपसे पूछता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी स्मॉल क्यों है, तो हम ये बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी स्मॉल है ड्यू टू नंबर ऑफ़ कोलिजन्स की वजह से। ठीक होगी बात। और अब अगर आपसे पूछता है कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहा होता है कि तो क्या उस वक्त उसकी रैंडम मोशन होती है, तो आप लोगों ने कहना है येस,
उस वक्त भी उसकी ये रैंडम मोशन एज इट इज़ होती है, लेकिन साथ साथ एक और मोशन ऐड हो जाती है विच इज़ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक कंक्लूजन ये हुआ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आप लोगों ने अपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट लिखनी हुई बता दी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी स्मॉल होती है ड्यू टू नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट वैसे ही किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इसके दौरान ये डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होता है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ नोट करें जो बात समझने वाली, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई हम एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं ना, वो जो वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। अब अक्सर बच्चे जब मैं बोलता हूँ ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उनके माइंड में आता है कि सर ये डायरेक्शन तो देखें चेंज हो रही है, देखिए इसकी वजह से तो वेलोसिटी वैसे ज़ीरो हो रही है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से है, तो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो तभी तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो ना होता तो फिर ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी तो होता ही ना, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये ज़रूरी होता है कि जो एक्सेलरेशन हो वो इक्वल टू ज़ीरो हो। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है उसका हम एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, इसको यूँ भी लोग कहते हैं एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, बल्कि मैं नीचे लिख सकता हूँ लफ्ज़ पूरा, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको बता दी, और इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब होता ये कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो ज़ीरो की नहीं होता। नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा ना, नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, बेसिकली करंट होता है ना, तो करंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस स्पीड से मूव करते हैं, रैंडम स्पीड से मूव करते हैं, उस वक्त क्या था, उसकी भी चले मैं डायग्राम बना के थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। असल में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना था, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जब बैटरी लगा देते हैं उस वक्त रैंडम स्पीड ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा लग गया। अब देखें ना, अभी बैटरी शैटरी कोई कनेक्ट नहीं हो रही। अब इसमें क्या होगा कि अभी इसमें इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड से, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। इस केस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स राइट हैं उतने इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेफ्ट हैं, जिसकी वजह से इस केस में करंट इक्वल ज़ीरो होगा, क्योंकि करंट होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन में से नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं ना। तो जब बैटरी लगी होगी फिर करंट होगा, और बैटरी लगी होने के करंट कब होगा, जब बैटरी लगी हो और सर्किट कंप्लीट हो तो करंट होता है। वो एक स्पेशल केस मैंने जो आपको पढ़ाया है, अदरवाइज जो है वो आपके सामने है कि इस केस में जो अगर बैटरी नहीं लगी होगी तो इस केस में बच्चों जो करंट होगा दैट इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। बस ये बातें आप लोगों ने अब याद रखनी जो मेन इसके की पॉइंट्स है। अब बच्चों हम आगे प्रॉपर अपनी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। कंसेप्चुअल बातें जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। फैक्टर्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम बच्चों बात करें ना फैक्टर्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो पहली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका ई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ई एनर्जी नहीं, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि जितनी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप अप्लाई करोगे उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा ना तो ये चीज़ होगी ना। असल में वो जो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो ई इंटू क्यू होती है ना, या मैं अगर उसको प्रॉपर लिख दूँ तो इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो ई इंटू ई होगी। ये तरह बात सुन लें, बल्कि मैं इसको काट देता हूँ। अगर आपसे पूछे ना इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स बताएं, तो आप लोगों ने कहना है इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स ई इंटू ई लग रही है। बैटरी जब बच्चों लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स ई इंटू क्यू होती है ना, तो मैंने इसको ई इंटू ई लिख दी है। अब अगर आपके पास आ जाए इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाए, तो फिर ई के साथ आप लोगों ने इसके साथ माइनस की लगानी, क्योंकि इधर तो मैग्नीट्यूड ही लिखी जाती है ना, इसके साथ माइनस ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अक्सर बच्चे समझते हैं क्योंकि फार्मूला जब आइडेंटिफाई होने के लिए आता है ना, तो अक्सर बच्चे समझते हैं कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से माइनस आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ई का माइनस नहीं है,
ये जो माइनस है वो बेसिकली ई का माइनस है। तो अगर ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो ये वैसे आप लोगों ने थोड़ा वेक्टर फॉर्म का इशू बनता है समटाइम, ये याद रखनी बात कि मैग्नीट्यूड जब आ जाए तो माइनस साइन नहीं आएगा, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म आएगी तो माइनस साइन आएगा। कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो माइनस लगा होता है वो ई का माइनस असल में नहीं होता। यहाँ पर हम चार्ज की तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, या माइनस इसका माइनस है, ठीक है, इसका माइनस है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे होंगे। अगर कोई रॉन्ग समझता है तब उसका आंसर तो ठीक ही आता है, माइनस ई इंटू ई आएगा ना। और अगर वो कहता है कि आप लोगों ने फॉर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर हम फोर्स की बात करें, तो ये बात तो आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है सिर्फ हाई पोटेंशियल है, सिर्फ लो पोटेंशियल है, कल भी बात हुई थी। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो मूव करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो तो मूव करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की बात करेगा तो उसका साइन तो क्या होगा, फोर्स का पॉजिटिव ही आएगा ना। यानी पॉजिटिव चार्ज पर अगर वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी फोर्स लगेगी वो Q इंटू ई होगी, उसके साथ साइन पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज जितना भी आपको गिवन होना तो उसके साथ साइन पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन आप लोगों ने जो नेगेटिव साइन आएगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। खैर हमारी बात तो ये हो रही थी कि इसका डायरेक्ट रिलेशन क्यों है, वो मैंने आपको समझाया है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतनी उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, और ज़ाहिर है जितनी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगी उतनी ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। P.D मीन पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता क्योंकि इसमें हमारी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन होगा वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी होगा। तो हम कह सकते हैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा कंडक्टर के एंड पे, उतनी बच्चों जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो लेंथ होती है। लेंथ के साथ याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ कंडक्टर ना। तो जितनी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, जितनी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ कुलियन भी ज़्यादा होंगे। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतने कुलियन ज़्यादा होंगे। तो लेंथ जितनी कंडक्टर की आप ज़्यादा करते जाएंगे ड्रिफ्ट स्पीड ने उतना कम होते जाना है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखना चाह रहे हैं तो माइंड में रख लें, कुलियन सोच रख लेना, कुलियन माइंड में रखोगे तो जल्दी समझ आ जाएगी बात। इस तरह बच्चों अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंडक्टर के टेम्परेचर के साथ लिंक करें तो मैंने क्या बताया था, जो रैंडम स्पीड थी इलेक्ट्रॉन की, जो रैंडम स्पीड थी इलेक्ट्रॉन की उसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। लेकिन जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसका टेम्परेचर के साथ जो होगा वो इन्वर्स रिलेशन होगा। यानी ड्रिफ्ट जो स्पीड है उसका टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मीन जितना आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ड्रिफ्ट स्पीड कम होती जाएगी। इसको भी आप लोगों ने इन टर्म्स ऑफ कुलियन ही समझना है, क्योंकि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है ये अब आपको समझ आ गया ना, ड्रिफ्ट इसको क्यों बोलते हैं। वो थोड़ा सा इस तरफ जो बेचारा रास्ता निकालता है वो धक्के धुक्के खाने के बाद थोड़ा सा इधर आ जाता है, फिर धक्के धुक्के खाने के बाद थोड़ा सा इधर आ जाता है, इसलिए इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है अगर आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस इलेक्ट्रॉन को कुलियन ज़्यादा ऑफर होने लग जाएंगे। जितने उस इलेक्ट्रॉन को कुलियन ज़्यादा होंगे तो उसको आगे सिरकने की चांसेस और कम हो जाएंगे। यानी इतना आगे आ रहा है तो थोड़ा कम आगे आएगा फिर, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से ड्रिफ्ट स्पीड और कम हो जाएगी। और इसके कंसेप्ट को भी अगर आप याद रखना चाह रहे हो तो इसके कंसेप्ट को भी बच्चों आप इन टर्म्स ऑफ कुलियन ही याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके और फैक्टर की बात करें तो आप इस ड्रिफ्ट स्पीड के कंसेप्ट को रेजिस्टेंस की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस तो वही है, रेजिस्टेंस तो फिर सीधे सीधे कुलियन हो गया ना। तो याद रखना है जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी उसका रेजिस्टेंस के साथ भी इन्वर्स रिलेशन होगा। बहुत आसान और कॉमन सी बातें हैं। अगर बच्चों हम ड्रिफ्ट स्पीड के फार्मूला की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड का जो फार्मूला बनेगा वो आई ओवर, अब आपको समझ आ रहा है कि मैं इसको स्पीड भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ड्रिफ्ट तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है ना। Q&A इसका एक फार्मूला भी होता है, आई करंट, Q चार्ज। क्योंकि हम मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं ना तो मेटल के फार्मूले को मैं यूँ ना लिख दूँ, ऐसे ज़्यादा आसान हो जाएगी, ENA, ताकि मसला हल हो जाए। ई क्योंकि चार्ज जो मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, आई करंट, एन इस फार्मूले में ये लिखा हुआ है ना,
एन को ज़्यादातर लोग चार्ज कैरियर कहते हैं। ये एन चार्ज कैरियर नहीं है, ये बेसिकली एन यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है। एन यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो चार्ज डेंसिटी है, वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर नहीं है बच्चों, वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि जो मेटल्स होती हैं ना, मेटल्स का जो एन होता है वो अप्रोक्सीमेट जो होता है वो 10⁻29 पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का होता है जनरली। यानी नॉर्मली मेटल्स का जो एन की वैल्यू इधर है, हर मेटल के अंदर चार्ज कैरियर डिफरेंट होते हैं, उसकी चार्ज डेंसिटी डिफरेंट आएगी। लेकिन ऑन द एवरेज जब या इन जनरल जब हम बात करते हैं तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि एन उसका 10⁻29 पर मीटर क्यूब की फॉर्म में आ रहा होगा। ये आपको समझ आ गया। एज यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अगले दिन पीछे उस यूनिवर्सिटी में उसने बड़ा सिंपल सेंस की पूछा हुआ था, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग वाले उसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे। देखिए ये कोई कंडक्टर है, ये उस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसने पूछा हुआ था ये जो एरिया हम लेते हैं इसमें, ये एरिया जो होगा, ये एरिया का करंट के साथ एंगल कितना होगा। तो ये एरिया जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना, ये जो एरिया होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एरिया होगा यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों करंट के। तो ये आसान सी बात है, ये तो मतलब ये करंट यूँ जा रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस, इस एरिया को तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बोलते ना, ये तो सरफेस एरिया होता है। करंट ये है तो ये जो एरिया है वो सरफेस एरिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, करंट के। तो उसने हमसे ये पूछा होता कि द एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू करंट इज कॉल्ड, कि वो किसी वायर के एरिया जो परपेंडिकुलर टू करंट होगा उसको क्या कहेंगे। तो उसी को तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जो एरिया करंट के परपेंडिकुलर होता है। ये सामने वाला एरिया ये है ना, इसका ये वाला जो एरिया होगा इसी को हम एरिया ऑफ क्या कहेंगे, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूँ कंडक्टर फ्लो कर रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। खैर ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा एन में समझ आ गया। आइए आपको वैसे ही पता है हम किसको शो करते हैं, करंट को शो करते हैं। इसके सवाल अभी थोड़ी देर तक बनाते हैं। देखिए हमने अभी पढ़ा है ओम लॉ में, हमें पता है कि V = IR होता है। अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकाल लूँ तो I मेरे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं ये काम करना चाह रहा हूँ कि इस फार्मूले में, इस फार्मूले को पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो I की जगह उसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो V ड्रिफ्ट इक्वल टू हो जाएगा V/R N E। थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे हो गया, फ़र्क नहीं पड़ा। तो वही बातें दोबारा आ गई ना, आपकी आसानी के लिए मैंने बात की है, आपकी आसानी के लिए मैंने इसलिए बात की कि अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस था, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट मिल गया ना। R के साथ क्या बोला था, इनवर्स। तो आपको फार्मूले से भी वो दो बातें क्लियर होगी, इसलिए मैंने बात की है। वापस आते हैं, ये मैं समझ आ गया कि E तो इलेक्ट्रॉन ये चार्ज है, N जो चार्ज डेंसिटी है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और I जो है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट। और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो I है उसके साथ आपके पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। एक बहुत फेमस MCQ जो मैं आपको अक्सर FSC में भी करवाता हूँ तो वो मैं लिखता हूँ। तो MCQ कुछ यूँ आ रहा होता है कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब, इफ वी डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम डबल कर दें। व्हाट इज इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ़ यू डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, ठीक है, उस कंडक्टर कह लें, सिंपल कह लें। अब इसमें मसला ये बनता है कि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन, मतलब वो ये करते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो कहते हैं कि अगर एरिया डबल हुआ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हाफ होना चाहिए। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि एरिया डबल हुआ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हाफ हो जाना चाहिए, लेकिन ये कंसेप्ट रॉन्ग है, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। उसकी वजह क्या है, असल में जो करंट होता है ना उसका भी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्ट रिलेशन बनता है ना, जो करंट होता है उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। इसकी डिटेल हम आगे चल के जब रेजिस्टेंस के फार्मूले पढ़ेंगे वहाँ पर प्रूव भी कर दूंगा। अभी आपको जनरल आइडिया है कि आप इस तरह भी सोच सकते हैं, जितना थिक कंडक्टर होगा जिसका एरिया ज़्यादा होगा उतना उसमें करंट भी ज़्यादा होगा। तो अब ज़रा इस फार्मूले में वैल्यू ज़रा पुट करें ना,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी इक्वल थी, वी ड्रिफ्ट इक्वल टू आई ओवर एन ई एन ए था ना। सवाल में उसने किसको डबल किए, एरिया को डबल किए। आप इस फार्मूले को अगर अप्लाई करो तो यार अगर एरिया डबल हो रहा है तो एरिया के डबल होने से करंट भी तो डबल नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन इनका होता है। जितना थिक कंडक्टर होगा उतना करंट ज़्यादा होगा। तो एरिया वो डबल कह रहे हैं तो अंडरस्टूड करंट भी आपको मजबूरन डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। ये 2 से कैंसिल हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो अगर आपका सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और क्यों इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो जो वेरिएबल आ रहे हैं आई और ए, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और इन दोनों के एक दूसरे के साथ डायरेक्ट डिपेंडेंस है। अगर आप एरिया डबल करते हो तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी विल रिमेन सेम। अब इसी बात को हम थोड़ा और एंगल से भी देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन यूं ही आ जाता तो वो आपसे ये कहता कि, मैं दोबारा लिखता हूँ, एमसीक्यू में लिख रहा हूँ, व्हाट इज इफेक्ट ऑन, ज़रा फ़र्क फील कीजिएगा दोनों, ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ वी डबल दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ वी डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। अब मैं बच्चों कंडीशन लगाने लगा, मैं इसको दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, ऑफ कंडक्टर बाय कीपिंग करंट कांस्टेंट। मैं चलें बाय कीपिंग आई कांस्टेंट लिख सकते, तो मैं वैसे सिंबल ज़्यादा यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा लिखना कम पड़े, पेपर वर्डिंग लिखे बाय कीपिंग करंट कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा इस केस में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आई ओवर क्यू एन ए तो होता है। अब हमें पता है आई और ए का इन्वर्स डायरेक्ट रिलेशन था आपस में, डायरेक्ट ही होता है, इधर इन्वर्स शो हो रहे हैं ना लेकिन उसने कंडीशन लगा दी बाय कीपिंग करंट कांस्टेंट। अब वो अपना पुराना आप रूल यूज़ कर सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा, एरिया आप डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने क्या हो जाना, हाफ हो जाना। अब ये ठीक है हाफ होना। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी आप कह रहे थे कि आई और ए का डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया को डबल करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि एरिया डबल हो रहा है और करंट उसने कांस्टेंट कर दिए, अब करंट डबल क्यों नहीं हुआ। देखिए बात बिल्कुल ठीक है कि एरिया के डबल होने से करंट को डबल होना चाहिए था, लेकिन करंट उसने कैसे कांस्टेंट रख लिए। देखिए एरिया के डबल होने से करंट डबल होना था, तो हमें पता है कि करंट का रेजिस्टेंस साथ कौन सा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो एरिया डबल हुआ, करंट ने डबल होना था, तो ये हो सकता है उसने उस मटेरियल की रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। अगर उस मटेरियल की रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दें तो करंट क्या हो सकता है, कम भी तो हो सकता है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एरिया के डबल होने से करंट डबल हो जाता है, लेकिन करंट को आप कांस्टेंट भी तो रख सकते हैं ना। और एक मैंने उसकी एग्जांपल दी है, बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, हम मटेरियल की रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो करंट फिर भी क्या होकर कम होकर करंट पहले वाला करंट सेम वापस रह सकता है। तो ये थोड़ी याद रखनी है कि अगर वो कभी कह दे बाय कीपिंग करंट कांस्टेंट तो फिर आप लोगों ने इसको ये इसी तरह सॉल्व करना है। और अगर आप सोच रहे हैं करंट को कैसे कांस्टेंट रखा जा सकता है, तो इस बात को आप यूँ सोच सकते हैं कि अगर आपका एरिया डबल हो रहा है तो एरिया के डबल होने से करंट को ज़रूर डबल हो जाना चाहिए था, बट अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर देंगे तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से जो करंट होगा वो आप लोगों के पास वो कांस्टेंट किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग दी। तो ये बात आपको आइडिया हो गया कि अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन बनाना चाहें तो फिर आप एरिया को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और उसकी रीज़न मैंने आपको क्या बताई है कि करंट जो है वो सो मैनी वेज से चेंज हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टेंस कम करने से। तो इसको तो इसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर एरिया आ जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसके साथ ज़रूर इन्वॉल्व करना है। आज की आखिरी बात इसकी, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने जब एरिया बढ़ा दिया, आपने एरिया बढ़ाने से सिर्फ करंट की बात की है, अब एरिया बढ़ाने से चार्ज कैरियर भी तो बढ़ जाएंगे, यानी अगर आप एरिया बढ़ा रहे हैं तो चार्ज कैरियर भी तो बढ़ेंगे, तो आपने चार्ज कैरियर की तो बात ही नहीं की। असल में बच्चों चार्ज कैरियर तो है ही नहीं, ये क्या है, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम है। आप कंडक्टर का साइज बड़ा कर दें, कंडक्टर का साइज छोटा कर दें, तो जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़रूर चेंज होंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, एरिया ज़्यादा होगा तो लेकिन ये चार्ज कैरियर तो है नहीं, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना। आप एरिया कम करें, एरिया ज़्यादा करें, इस स्मॉल एन को फ़र्क नहीं पड़ेगा।
वो चार्ज कैरियर होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है। ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम है, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यू तो ई के बराबर है, उसका तो वैसे आपको इशू नहीं बना होगा, ई तो वैसे कांस्टेंट ही इसमें रहता है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ये अपने पास नोट कर लें। ये असाइनमेंट आपकी कि ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर is passing. A current of 5 ampere is passing through a metallic conductor. A current of 5 ampere is passing through a metallic wire कह लें या metallic conductor कह लें of cross section area 4 into 10 raised to power minus 6 मीटर स्क्वायर। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 4 into पावर minus 6 मीटर स्क्वायर है। if the density of charge carriers in the wire, if the density of charge carrier in the wire is n की बात कर रहे हैं, n कितना है वो आप देख लें 5 into 10 raised to power 26 मीटर क्यूब। मैंने एवरेज वैल्यू आपको बताई थी ना 29 होती है, ना गिवन हो तो आप 29 यूज़ करेंगे। अगर कोई सवाल आता है ना मेटल का उसमें n नहीं गिवन तो आप 10 raised to power 29 ही यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। देन व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो पूछा आप लोगों ने इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी। मेटेलिक कनेक्टर की बात कर रहे हैं तो मेटेलिक कनेक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो जो Q होगा उसकी जगह पर E आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला यूज़ होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I over ENA। आपको शायद याद होगा कि यहाँ पर हमें करंट चाहिए, वो गिवन है, ये देखें करंट है, इसमें आपको एरिया चाहिए, एरिया आपको गिवन है, n चाहिए आपको, n गिवन है, E तो आपको वैसे ही पता है ना। और आपको कल याद होगा मेरे लेक्चर में मैंने 1/E भी एक समझाया था। तो बहुत सारे सवालों में जब 1/E आएगा उसको 1/E लिखने के बजाय आप लोग उसको 6.25 इंटू पावर 18 भी लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। समटाइम 1/E से भी वो सॉल्व हो जाता है। सारा डाटा इसमें गिवन है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे तो आपका एंड पे आंसर जो होगा मेरा ख्याल है 1/64 मीटर पर सेकंड के करीब आपका आंसर आना चाहिए। तो ये आप लोगों ने, आपकी असाइनमेंट है, आंसर मैंने लिख दी है। इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना है, तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो अब आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम एक छोटी सी और बात करते हैं, इसकी हमें डिटेल की ज़रूरत नहीं। इफ़ेक्ट ऑफ करंट में एक छोटा सा सब टॉपिक है पंजाब की बुक में, इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इसमें MCQ तो नहीं आता, वैसे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ करंट, मेजर इफ़ेक्ट करंट के 3 होते हैं। देयर आर 3 मेजर इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। उनमें से जो एक इफ़ेक्ट होता है उसका हम हीटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, यानी करंट से हीट जनरेट होती है। जिस तरह इलेक्ट्रिक आयरन है ना, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट यूज़ होता है। इसके अलावा आपके पास केमिकल इफ़ेक्ट है। आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना स्टडी करते हैं, तो केमिकल इफ़ेक्ट है। और एक करंट का जो मेजर इफ़ेक्ट है वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट तो हमारी फिजिक्स बड़ी पड़ी है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से। लेकिन हम मोटर बनाते हैं, जनरेटर बनाते हैं, तो मोटर्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर अगर हम बच्चों करंट की बात करें तो उस करंट का हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अपना बड़ा मासूम सा टॉपिक ओम्स लॉ की हम बात करते हैं। ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि जो ओम है उसका अगर हम कंप्लीट नेम की बात करें तो उसका कंप्लीट नेम जॉर्ज साइमन ओम है। जॉर्ज साइमन ओम उसका नाम है और ये जर्मन साइंटिस्ट है। इसका कंप्लीट नेम जॉर्ज साइमन ओम है और ये जर्मन साइंटिस्ट है। इसने बेसिकली क्या किया था, इसने एक कंडक्टर लिया इस तरह और उस कंडक्टर के एंड पे इसने एक बैटरी कनेक्ट की। बैटरी कनेक्ट कर देना या इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया। सपोज करें पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से डिनोट करता हूँ और इसने पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल लिया और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से
इसने इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को देखा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता गया और उस कंडक्टर में जो फ्लो होने वाला करंट था उसने इस करंट को नोट किया और उसने ये ऑब्जर्व किया जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसने ऑब्जर्व किया कि करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन है और ये डायरेक्ट रिलेशन कब होल्ड करेगा, व्हेन फिजिकल स्टेट, इसको लोग फिजिकल स्टेट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको फिजिकल कंडीशन भी वर्ड यूज़ करते हैं। फिजिकल स्टेट या फिजिकल कंडीशन दैट इज़, जिसमें सबसे मेन फिजिकल स्टेट टेम्परेचर आती है। इसके अलावा अगर एमसीक्यू में ह्यूमिडिटी आ जाए तब भी ठीक है, फिजिकल है, ये सारी फिजिकली प्रॉपर्टीज है ना, प्रेशर वगैरह रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा बात अब सुने ज़रा ध्यान से। ओम्स ने ये कहा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कंडक्टर के एंड पे इंक्रीज करेंगे तो करंट का डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी करंट भी इंक्रीज करेगा और इसकी पावर 1 है ना, इसकी पावर 1 है, मतलब पी के इंक्रीज करने से जो करंट है वो लीनियरली इंक्रीज करेगा। तो उसने कहा ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, व्हेन फिजिकल स्टेट और कंडीशन। मेनली जो लोग डिस्कस करते हैं वो सिर्फ टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, हम ज़्यादातर बात मैं भी टेम्परेचर की करूँगा कि टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहें। लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाए ना कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वी होल्ड करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑप्शन भी हो, ह्यूमिडिटी भी हो, प्रेशर भी हो, ठीक है ना। आगे चल के हम एक और बात भी पढ़ लेंगे, मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ। वैसे फिजिकल स्टेट में रेजिस्टेंस आता नहीं, लेकिन वैसे मैं रेजिस्टेंस लिख लूँ अलहदा से ना, रेजिस्टेंस भी हो तो हम ऑल ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि ये रिलेशन जब होल्ड करेगा उस वक्त टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेजिस्टेंस ये सब चीज़ें कांस्टेंट होंगी तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। लेकिन नॉर्मली जब एमसीक्यू आता है ये आता है कि व्हेन फिजिकल स्टेट या कंडीशन दैट इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और ऑल ऑप्शन होता है तो बच्चे अक्सर सिर्फ टेम्परेचर चूज़ करते हैं। अगर ऑल ऑप्शन होगा इन तीनों के साथ तो फिर ऑल चूज़ करना है, फिर टेम्परेचर चूज़ नहीं करना। हाँ अगर ऑल ऑप्शन ना हो और इस तरह के ऑप्शन और भी लिखे हुए हो तो फिर आप लोग क्या चूज़ करेंगे, टेम्परेचर को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर ये लिखे हुए हो ऑल का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हो तो फिर आप लोगों ने टेम्परेचर को प्रेफरेंस नहीं देनी, फिर आप ऑल को प्रेफरेंस दें। इसमें जो वी है ना बच्चे, जो फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम खुद चेंज कर रहे हैं ना। जिस चीज़ को किसी सर्किट में हम खुद चेंज करते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ इंडिपेंडेंट हर वो चीज़ होती है जो आप पे डिपेंड करती है। तो आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट है, उसकी वजह से जो करंट चेंज हो रहा है तो करंट फिर आप लोगों की डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। तो एक रूल होता है जो मैंने एफएससी में बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट के साथ लगाते हैं। यानी जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो इंडिपेंडेंट के साथ लगाते हैं, डिपेंडेंट के साथ नहीं लगाते। तो यहाँ पर आप लोगों ने कांस्टेंट लिख दी है। अब कांस्टेंट की बात करेंगे तो 1/r इंटू वी होगा। तब अगर आपका एमसीक्यू आता है ना, जो कि आपके फेडरल बोर्ड का वैसे एमसीक्यू है कि कांस्टेंट ऑफ ओम्स लॉ क्या है, तो कांस्टेंट ऑफ ओम लॉ वो होगा जिस कांस्टेंट की जगह लिखेंगे। जिस कांस्टेंट की जगह पर आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है, 1/r लिखा है, तो कांस्टेंट ऑफ ओम लॉ आर नहीं होता बल्कि 1/r होता है। 1/r को हम कैपिटल जी भी कहते हैं, यानी इसको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको कैपिटल जी से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल जी जो होता है वो बेसिकली कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस क्या होती है, वो लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो अगर आ जाए ना ओम लॉ का कांस्टेंट वो होगा जो इस जगह लिखेंगे, वो 1/r होगा या उसको जी बोलेंगे, और जी किसकी सिंबल है, कंडक्टेंस की सिंबल है। तो एक ही बात है कि आप इसको 1/r कह लें या इसको आप जी बोल लें, एक ही बात। आपको समझ आ गया कि ओम लॉ का कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, कंडक्टेंस उसका कांस्टेंट होगा या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। इस फार्मूले में जो आर है ना, आर इज आल्सो कांस्टेंट। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर 1/r कांस्टेंट है तो आर वेरिएबल तो नहीं हो सकता, तो आर भी यहाँ पर कांस्टेंट है। लेकिन आर को हम लोग जो है वो कांस्टेंट ओम लॉ नहीं बोलेंगे, आर को हम क्या बोलेंगे, सिंपल कांस्टेंट का नाम देंगे। बट आर इज़ नॉट द कांस्टेंट ऑफ ओम्स लॉ। ये बस आप लोगों ने बात माइंड में रखनी है कि आर जो है वो कांस्टेंट ऑफ ओम लॉ होता है। इसको हम लोग जो है वो, तो ये बच्चों आपको आइडिया हो गया कि अगर कांस्टेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो अब वो कांस्टेंट वाले मसले में आप लोग नहीं उलझेंगे। बाकी अगर सिंपल कांस्टेंट की बात करें तो आपको समझ हो गया, आ गया है कि अगर आर कांस्टेंट है तो ये फिर अंडरस्टूड सी बात है कि फिर 1/r भी तो कांस्टेंट ही होगा। अब अगर उसी इक्वेशन को जो आपके पास लिखी हुई है 1/, आई इज
इक्वल टू 1/r इंटू वी। इसको हम अपनी सिंपल फॉर्म में लिख लें तो वही मोस्ट फेमस रिलेशन जब सबको आता है v इक्वल टू आई आर बन जाएगा। जो एमसीक्यू से कांस्टेंट के वो मैंने करवा दी। अब इसके बच्चों न्यूमेरिकल अच्छे खासे पेपर में आते हैं, ठीक है। आपको पता है v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, i करंट है, r रेजिस्टेंस है, तो आपको आने चाहिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर लोगे। या मैं अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो i की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, q/t इंटू आर भी लिख सकता हूँ। और अगर इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ तो q की जगह पर NE/t इंटू आर भी लिख सकता हूँ। अब एमसीक्यू ये भी पास पेपर में आपको नज़र आएगा, उसने ये तीनों फार्मूले लिखे हैं और पूछा इनमें से कौन सा ओम लॉ है। तो ये सारे ही ओम लॉ बनेंगे। ओम लॉ में बस आपको पता है कि जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं अगर वो चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि ओम लॉ हर उस केस में क्या करेगा, ओबे करेगा। तो इन तीनों को एक तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए और दूसरा इनके आपके पेपर में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एन क्या है, एन यहाँ पर जो है वो चार्ज डेंसिटी नहीं है, एन इस फार्मूले में चार्ज कैरियर ही है। एन को हम नॉर्मली जब भी आपको किसी जगह नज़र आएगा वो चार्ज कैरियर ही होगा, स्वाई किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले में जो एन है वो चार्ज कैरियर नहीं है बल्कि वो चार्ज की डेंसिटी है। अदरवाइज जहाँ पर भी आपको कहीं नज़र आए तो वो आपके पास चार्ज कैरियर ही होगा। ये तो ओह्म्स लॉ हो गया। अब एक दो यूनिवर्सिटी में उसने, मेडिकल में तो मुझे चांसेस उसके मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक दो यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये जो लिखा है ना ओह्म्स लॉ v इक्वल टू आई आर, वो कहते हैं कि ये ओह्म्स लॉ की स्केलर फॉर्म है, यानी ये ओह्म्स लॉ की स्केलर फॉर्म है। आप ओह्म्स लॉ की अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें ना तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं ई से, यानी इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हम इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी से, जी ई से रिप्लेस करेंगे। ई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करंट पता है ना, डायरेक्ट करंट यूज़ हो रहा है। डायरेक्ट करंट मैंने कल क्या बताया था, स्केलर होता है और हम प्रेफर किसको करेंगे, टेंसर को। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहा हूँ ओह्म्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ओह्म्स लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखते हुए रिप्लेसमेंट लगानी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्लेस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ये स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर, पता है ना आपस में लिंक होते हैं। वैसे ये करंट को हम रिप्लेस करेंगे जे से, करंट स्केलर लेकिन जे वेक्टर है। जे क्या चीज़ है, जे को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। जे को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ये तो पता है ना, वही पुरानी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये तो आपकी वही पुरानी चीज़ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और जो आर है उसको आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है रो से, रेजिस्टिविटी से। तो ये ओह्म लॉ की स्केलर फॉर्म है, ये ओह्म लॉ की वेक्टर फॉर्म है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जे करंट डेंसिटी और वही जो हम रोज़ पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी। तो आप लोगों ने वैसे भी याद रखना है कि अगर आज ना पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वेक्टर इसका कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट का वेक्टर बनेगा आपका जे क्या चीज़ है, करंट डेंसिटी। करंट खुद स्केलर है, जो करंट है फूल जैसे बच्चों वो स्केलर है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है ना, करंट डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि जो करंट डेंसिटी की जब हम बात करेंगे तो आपकी जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी हो गया। मैं चले थोड़ी और बात कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। करंट डेंसिटी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। करंट डेंसिटी के बारे में आप याद रखें, डेंसिटी वर्ड यूज़ हो रहा है। करंट डेंसिटी होती है कि करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि करंट डेंसिटी जो होगी वो करंट पर यूनिट एरिया होगी। अब आप देखेंगे सर करंट डेंसिटी का वेक्टर बोल रहे हैं और ये डिपेंड करंट पे कर रही है, करंट तो स्केलर है, अगर ये स्केलर है तो इसको भी स्केलर होना चाहिए। खैर ये आप नम्स के लिए बात याद रख लीजिएगा, ये करंट डेंसिटी वाली जो भी मैं बातें जितनी भी कर रहा हूँ ना, नम्स के लिए लाजमी याद रखिएगा। अच्छा खैर वो बात को मैं आंसर करता हूँ कि ये वेक्टर कैसे हो गया। आप इसको यूँ लिख लें तो आपको समझ आ जाएगा। आप आई लिख लें। अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो तो मैंने बोला था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो करंट के परपेंडिकुलर होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ यार, ये कंडक्टर है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका वेक्टर एरिया किधर होगा, इसी डायरेक्शन में नहीं होगा। कोई कंडक्टर है ना, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यार, तो उसका वेक्टर एरिया किधर होगा, उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो करंट डेंसिटी की कौन सी डायरेक्शन होती है, करंट खुद स्केलर है, करंट खुद स्केलर है। वो क्यों स्केलर है वो वजह आपको पता है, लेकिन करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन है।
करंट खुद क्यों स्केलर है वो पता है, वो वेक्टर एडिशन के कल लॉ का मसला बना हुआ था, समझाया था मैंने आपको। लेकिन करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी, करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो किसकी है, करंट की है। अब मुझे बताओ जे भी वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एरिया के बजाय, एरिया वेक्टर क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर किसकी डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई इधर ही रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ये जे भी वेक्टर है डॉट ए भी वेक्टर है। अब लकीली होता क्या है कि इन दोनों में एंगल कितने डिग्री बनता है, 0 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जे ए कॉस जीरो पे 1 होता है, तो आई इक्वल टू जे इंटू ए हो जाएगा। और आपको यहाँ से लगता शायद ये है कि ये जे इक्वल टू आई ओवर ए जब लिखा हुआ है तो ये तो स्केलर पे डिपेंड कर रहा है। उम्मीद आप सारे अब सियाने हो चुके हैं, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि ये दोनों वेक्टर्स हैं। मेरा आपको बताने का सिर्फ मकसद ये था कि ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि जब करंट कैलकुलेट करने को आता है तो आपको क्या गिवन होता है, करंट डेंसिटी। मेरे बच्चों जे क्या चीज़ है, करंट डेंसिटी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन होता है। एंगल का इसलिए मसला नहीं बनता कि इन दोनों में एंगल 0 डिग्री होता है, तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट के चक्कर में पढ़ने के बजाय हम सिर्फ ये याद रख लेते हैं कि करंट जो होगा जे इंटू ए होगा। अब अगर कोई बच्चा कहता है यूनिट करंट डेंसिटी की क्या होगी, तो करंट की यूनिट क्या होती है एम्पेयर, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर यूनिट होगी। और आपको समझ आ गया कि करंट डेंसिटी को हम इस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। करंट डेंसिटी स्केलर नहीं है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी बच्चों जो किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन होगी, वही करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। ये अब आपको आइडिया हो चुका है। इसी फार्मूले को अगर हम थोड़ा चेंज करके लिख सें, ये वेक्टर फॉर्म तो लिखी गई है ना, मैं एक और फॉर्म बनाने लगा हूँ। जे इसी साइड पे रहा तो जे किसकी इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय रो हो जाएगा। ये 1 ओवर रो, मैं भी इसको थोड़ा डिटेल में भी समझाऊंगा, इसको हम कंडक्टिविटी नहीं बोलते, 1 ओवर रो को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी भी कहते हैं। पश्तो में कंडक्टिविटी लिखा गया, इसकी स्पेलिंग मुझे आते थे, वैसे ऐसे लिखा गया। वैसे जब मैं नॉर्मली लिखता हूँ तो स्पेलिंग नहीं आती होती मुझे। अच्छा, जे इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो ये फार्मूला, ये वाला मैंने लिखा है, ये वाला फार्मूला लिखा है, ये सिर्फ आइडेंटिफाई होने के लिए आपके आ सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ये क्वेश्चन नम्स में वो अक्सर पूछता है। ये जो करंट डेंसिटी से रिलेटेड मैंने बातें जितनी भी यहाँ पर की हैं ना बच्चों, ये आप लोगों ने थोड़ा याद रख लेनी, क्योंकि नम्स में आप लोगों से पूछ सकता है, मे बी ईटा में भी आप लोगों से पूछे। एमडी कैट में यूजली वो इस तरह की बातें नहीं करता। तो ये आप लोगों ने पोर्शन उस काम के लिए लाजमी याद रख लेना है। इन्फॉर्मेटिव बेस्ड चीज़ें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। चले, नम्स की बात हो ही रही है, ओम ला भी चल ही रहा है, तो एक और टर्म भी पढ़ा देता हूँ मैं आपको, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी के भी क्वेश्चन आते होते हैं। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू, म्यू आपको होता है जो कैट करती है, उससे थोड़ा सा बेहतर वर्ड है। ये रेशियो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। वीडी मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक हो गया बच्चे, और ई वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये स्केलर ही है, इसका वो वेक्टर का मसला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक हो गया ना। तो अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है कि मोबिलिटी कैलकुलेट करें, तो आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर आपसे कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसका फॉर्मूला म्यू इंटू ई हो जाएगा। म्यू आपको समझ आ गया, मोबिलिटी होती है, तो वो आप इसको यहाँ से बना सकते हैं कि इसके क्वेश्चन भी बहुत आसान से हैं, आप इजीली अब आप लोग कर लेंगे। तो ओम लॉ मैंने आपको अपनी तरफ से उसका आइडिया दे दिया है, उसके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके वेक्टर फॉर्म की बात होगी। अब बच्चों ओम लॉ पे थोड़ा सी ग्राफिकल नजर करम आप लोग करें। ओम लॉ में अगर हम सब्सटेंसेस की बात करें, यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर सब्सटेंसेस की बात करें, तो बच्चों दो तरह के सब्सटेंस बनेंगे। एक वो सब्सटेंस होंगे जिनको हम ओमिक सब्सटेंस कहेंगे, और दूसरे वो सब्सटेंस होंगे जो नॉन ओमिक सब्सटेंस होंगे। यानी एक वो सब्सटेंस होंगे जो ओमिक सब्सटेंस होंगे, और एक वो होंगे जो नॉन ओमिक होंगे। ओमिक सब्सटेंस सिंपली कौन से होंगे, वो सब्सटेंस जिनमें वी और आई जो हैं, इन दोनों का आपस में लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ये बात बड़ी काम की है। डायरेक्ट रिलेशनशिप और होता है, लीनियर डायरेक्ट और होता है। पावर 1 को लीनियर डायरेक्ट बोलते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जिसमें आई और वी का लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, लीनियर प्रोपोर्शनल होंगे। लीनियर प्रोपोर्शनल होंगे, मैं लफ्ज़ लिख देता हूँ, लीनियर प्रोपोर्शनल होना ओम लॉ है कि अगर वो लीनियर प्रोपोर्शन होंगे तो उन सब्सटेंसेस को हम ओमिक सब्सटेंसेस बोलेंगे, ठीक है। और कौन से ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं, पंजाब की बुक में से लिखा हुआ है कि मेटेलिक कंडक्टर्स आर ओमिक। यानी पंजाब की बुक में से लिखा हुआ है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो ओमिक होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स ओमिक होंगे। अब मेटेलिक कंडक्टर्स
कौन कौन से मेटेलिक कंडक्टर्स, लेट से सिल्वर है, Ag सिल्वर, Cu कॉपर, Au गोल्ड, ये मैंने अच्छे अच्छे कंडक्टर के नाम लिखे हैं, ये सारे ओमिक कंडक्टर्स होंगे। लेकिन मेटेलिक कंडक्टर्स ओमिक होते हैं एट लो वोल्टेज, मतलब ये एट लो वोल्टेज, मतलब जब वोल्टेज कम होती है, जब तक छोटी बैटरी लगी होती है तब तक ये ओमिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन अगर बहुत हाई वोल्टेज कर दें तो फिर भी इनका बिहेवियर भी ओमिक बिहेवियर नहीं रहता। लेकिन अगर आपका एमसीक्यू आ जाए कि कौन से सब्सटेंसेस ओमिक की तरह बिहेव करेंगे, तो आप लोगों ने ऑप्शन में मेटेलिक कंडक्टर वर्ड चूज़ करना है। और मेटेलिक कंडक्टर में ये मेनली अच्छे अच्छे कंडक्टर के मैंने नाम लिखे। अच्छे कंडक्टर मतलब जिनकी रेजिस्टेंस कम है, ये नहीं कि देखने में प्यारे हों, मतलब जिनकी रेजिस्टेंस कम हो वो उनको मैं अच्छे कंडक्टर बोल रहा हूँ, मतलब जिनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम है। वैसे एक बात की है कि मेटेलिक कंडक्टर ओमिक बिहेवियर को लीव भी कर देते हैं एट हाई वोल्टेज पे, लीव कर देंगे। और मेटेलिक कंडक्टर ओमिक की तरह बिहेव कब करेंगे, एट लो वोल्टेज पे ये ओमिक होंगे। बहुत हाई वोल्टेज पे ये ओमिक बिहेवियर शो नहीं करते। इन्फॉर्मेशन है, आसान से आप याद रख सकते हैं। अब बच्चों अगर हम इसका ग्राफ बनाएं ओमिक कंडक्टर्स का, आई और वी का, तो हमें पता है आई और वी का तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं, सारी बातें ओमिक की चल रही हैं, ओमिक सब्सटेंसेस के अगर बच्चों हम ग्राफ की बात करें तो जो ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं देयर ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। जो ओमिक सब्सटेंसेस होंगे उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे। अगर इस ग्राफ की मैं स्लोप कैलकुलेट कर लूँ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, अगले दिन भी हमारी बात हो रही थी कि इसमें ऑर्डर बड़ा मैटर करता है कि पहले कौन सा लिखा और बाद में कौन सा लिखा। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ tan थीटा होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको tan थीटा लिख सकते हैं। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ, स्लोप ऑफ ओम लॉ ग्राफ, फिर भी तो tan थीटा ही होगा। तो ये तीन तरह से एमसीक्यू आ सकता है स्लोप का, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, ओम्स लॉ ग्राफ, या स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। इसमें बच्चों सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। ऑर्डर में जो पहले लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है उसको आप लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सेस के लॉन्ग लिया हुआ है, पी मीन परपेंडिकुलर, और जो बाद में लिखा होता है उसको आप लोगों ने बेस एक्सेस के लॉन्ग लिया होता है। ऑर्डर में ऑर्डर बहुत मैटर करता है स्लोप में। जनरली वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये तो रूल होता है कि हम इंडिपेंडेंट को लॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं और जो डिपेंडेंट होता है उसको लॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं, बिल्कुल वो ठीक सोच रहे हैं। लेकिन एमसीक्यू में वो ठीक इतना नहीं सोचता, वो अपनी मर्जी से ऑर्डर बदल भी देता है। तो आप लोगों ने उसका ऑर्डर देखना है। जनरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट जो कि वोल्टेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और डिपेंडेंट जो कि करंट है इस केस में वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। तो करंट हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा और वोल्टेज हमेशा बेस होगी। ये जनरल बात है, नॉर्मली यही होता है। लेकिन एमसीक्यू में समटाइम ये नहीं भी होता, एमसीक्यू में ऑर्डर देखना होता है। फिर आई वी ग्राफ ठीक है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ है, इधर परपेंडिकुलर ये बेस। तो tan थीटा क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रूशिंग। tan थीटा छोड़ें इस सारी चीज़ों को, अभी इसको छोड़। tan थीटा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रूशिंग, वो बात हो रही। थ्रो प्रॉपर ब्रूशिंग मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अगर ये बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो परपेंडिकुलर इसका आई हो गया, बेस इसकी वी होगी। आई वे वी तो 1/r नहीं होता, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या बताया था, जी नहीं होता कंडक्टेंस। अब मैं इसके नाम नहीं लिख रहा क्योंकि सिंबल के नाम पहले लिख चुका हूँ। तब अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, तो आप बोलोगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देगी या वो आपको कंडक्टेंस देगी, ठीक है ना। या अगर ये एमसीक्यू आ जाए स्लोप ऑफ ओम लॉ ग्राफ, ये एक ही बात है। पहला एमसीक्यू और तीसरा एमसीक्यू एक ही बात है कि स्लोप ऑफ ओम लॉ ग्राफ पूछे या स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ पूछे, वो आप लोगों ने वही पुरानी बात के रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ही ऑप्शन चूज करना है, ये एक ही बात होती है। लेकिन बच्चों अगर स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ लिखा हुआ आ जाए, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ लिखा हुआ आ जाए, तो फिर आप लोगों का ये परपेंडिकुलर कंसीडर होगा, ये आप लोगों की बेस कंसीडर होगी। अब परपेंडिकुलर वोल्टेज और बेस में क्या हो जाएगी, करंट, तो ठीक है ना। अब इस तरफ क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आप लोगों ने याद रखना है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो होगी वो रेजिस्टेंस होगी, और स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगी। और स्लोप ऑफ ओम लॉ ग्राफ पूछता है तो दैट इज इक्वल टू, मतलब वही रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बनेगी। तो बात हो रही थी इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्लोप, अभी हम लोगों ने बोला कि स्लोप तो tan थीटा होती है, क्या इसकी स्लोप जो है वो चेंज हो रही है
स्लोप थीटा होती है, थीटा के चेंज हो रहा है, इसका थीटा जो है वो कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा ओम लॉ ग्राफ में। तो इस ओम लॉ ग्राफ की जो स्लोप होगी वो कांस्टेंट होगी। तो लफ्ज़ याद ही रखना है, जो ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, जो कौन से होते हैं, ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं, उन ओमिक सब्सटेंसेस की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। ओमिक सब्सटेंसेस की स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि उनकी, आप यूँ कह लें, रेजिस्टेंस फिर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देखिए ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना, एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ता। 1/r बोलें वो तो कांस्टेंट में जाके फ़र्क पड़ता है ना सिर्फ। इधर तो वही बात होगी कि इनकी रेजिस्टेंस फिर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। या आप बोल सकते हैं कि जो ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कंडक्टेंस भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि ओमिक जो सब्सटेंस होंगे उनकी जो रेजिस्टेंस होती है या उनकी जो कंडक्टेंस होती है वो चेंज नहीं होती। उनके ग्राफ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं और उनके ग्राफ की स्लोप जो होगी वो चेंज नहीं होगी। और स्लोप से रिलेटेड जो एक आधा MCQ बनता था वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो रहा होता है। छोटी सी और बात करते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट इसका ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, अगर सपोज करें आपका MCQ यूँ आ गया, वो आपसे कहता है ये करंट है, ये एक्सेस वोल्टेज का है, या कोई से दो मटेरियल है, एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है, दो डिफरेंट मटेरियल्स होंगे। अब वो कह रहे हैं कि इस मटेरियल ए यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है और मटेरियल बी जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। एक ना चीज़ अपने पल्ले बांधने में रोज़ रोज़ बात नहीं करूँगा, स्लोप में जो थीटा यूज़ होता है ना, ये थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। कोई भी स्लोप हो, ये नहीं किसकी स्लोप हो, पहले बड़ी दफ़ा बात हुई है, स्लोप किसी भी जगह पर हो उसमें थीटा जो होगा वो स्टैंडर्ड एंगल होगा। अगर इसमें एंगल विद वर्टिकल एक्सिस यानी करंट के साथ गिवन होता है ना, तो आपको याद है हम उसको 90 में से बच्चों माइनस करके वोल्टेज के साथ बना लेते। यहाँ वोल्टेज एक्सिस का मतलब कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस ही है ना। तो एंगल इस फार्मूला में विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज होता है। अगर विद वर्टिकल एक्सिस गिवन हो तो हम उसको पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस साथ बच्चों कन्वर्ट करेंगे। ये बात आपको आती भी है, आप सियाने हो चुके हैं। अच्छा, अब हमें समझ आ गया, स्लोप हमें पता है tan थीटा होती है। मैं थोड़ा शार्ट करता जा रहा हूँ, और tan थीटा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा क्योंकि IV ग्राफ है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। अब हमसे पूछ रहा है RA/RB, यानी इन दो मटेरियल की रेजिस्टेंस की रेशियो बताओ। तो प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस की रेशियो RA/RB इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ ऊपर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा B लिखेंगे ना। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। उसने हमसे RA/RB पूछा तो ऊपर tan थीटा B और नीचे tan थीटा किसका आएगा, ए भी वही मटेरियल की वजह से ना, उस वजह से लिखिए। अब बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो इसमें क्या आ जाएगा, tan थीटा B कितना एंगल, B जनाब 45 है आप लोगों के पास बच्चों, और A जो है वो 30 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करो, tan 45 1, tan 30 1/√3। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो √3 रेशियो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बनेगा RA/RB जो बनेगा वो √3 रेशियो 1 हो जाएगा। तो बहुत आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन आपको आइडिया हो चुका है। और बच्चों, अगर इसी सवाल में डायग्राम बनी आ जाए, ऊपर V लिखा हो नीचे I लिखा हो, तो फिर आपको समझ आ गया tan थीटा इक्वल टू R बन जाएगा। या इसी सवाल में वो आपसे कंडक्टेंस की रेशियो पूछ लेता, किसकी रेशियो पूछ लेता, कंडक्टेंस की रेशियो पूछ लेता, फिर तो ज़्यादा सिंपल था। फिर तो आप लोगों ने क्या लिखना था कि डायरेक्ट आप लोगों के पास वो कंडक्टेंस की फॉर्म में आ जानी थी ना, कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल A, कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल B। उसमें हम क्या करते, tan थीटा A/tan थीटा B करते ना। उसमें रेसिप्रोकल तो आने नहीं थे। tan थीटा A कितना 30 डिग्री, मैं लिख दूँ ना डायरेक्टली, tan 30 1/√3, tan 45 1, तो उसका आंसर जो आना था वो 1/√3 आना था। तो ये मैंने करवाया, इसलिए मैं ये भी कह सकता था कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करो एंड पे तो कंडक्टेंस बन जाएगी। लेकिन ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि अगर कंडक्टेंस वगैरह के क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चंस को उसी तरह अब हम डायरेक्ट वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। आसान बात है बड़ी। नॉन ओमिक कंडक्टर बेचारे पीछे ही रह गए, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अच्छा, ये जो आप लोगों ने लिखे हैं ना ओमिक कंडक्टर्स, इसमें मैंने लिखा है मेटेलिक कंडक्टर्स आर ओमिक। इसके साथ ना आप सुपर कंडक्टर्स भी लिखने चलें कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो भी ओमिक होते हैं। असल में ओमिक कंडक्टर होने के लिए रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो जो होता है ना, ये बेसिकली स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस है ना, पता ना, ये ज़ीरो होना
जिस तरह हम एक्सेलरेशन जीरो को स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, आप सबको याद है। इसी तरह सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस जीरो होती है, ठीक है। सुपर कंडक्टर की अगर रेजिस्टेंस जीरो होती है तो हम कह सकते हैं जीरो इज अ स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि जीरो जो है वो कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, जीरो इज अ स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, तो उनको भी हम लोग जो है वो ओहमिक कंडक्टर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको कभी एमसीक्यू आ जाए ना और बोथ का ऑप्शन हो, मेटेलिक कंडक्टर के साथ ओहमिक भी लिखा हो, मेटेलिक कंडक्टर के साथ सुपर कंडक्टर भी लिखा हो, तो आप सुपर कंडक्टर के साथ अगर बोथ का ऑप्शन होगा तो बोथ चूज करेंगे। अगर बोथ नहीं होगा तो दोबारा प्रेफरेंस अपने मेटेलिक कंडक्टर को ही हम बच्चों देंगे। नॉन ओहमिक कंडक्टर कौन से होते हैं? नॉन ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं ऐसे कंडक्टर्स विच नॉट ओबेस ओम लॉ, जो कि ओम लॉ को ओबे नहीं करते। ओम लॉ को ओबे करने का मतलब ये है कि इनके जो ग्राफ्स होंगे, ग्राफ्स आर नॉट स्ट्रेट लाइन, कि ये ओम लॉ को ओबे अगर नहीं करते तो इनके ग्राफ जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे तो इनकी जो स्लोप होगी वो भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो ओमिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ओम लॉ को ओबे नहीं करते। कोई ओबे ना करने की वजह मैंने बता दी है कि इनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे और इनकी जो स्लोप होगी वो भी कांस्टेंट नहीं होगी। अगर नॉन ओमिक सब्सटेंसेस की तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इनमें से एक हम ले लेते हैं। टंगस्टन जो है, टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है ना, वो एक एग्जांपल है नॉन ओमिक सब्सटेंसेस की, उसकी बात कर लेते हैं। टंगस्टन, उसकी सिंबल डब्ल्यू होती है। टंगस्टन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है ना, इस फिलामेंट में से जैसे ही करंट फ्लो करता है ना, जैसे इसकी आप बैटरी लगाएंगे इसके साथ में, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उससे करंट फ्लो करना शुरू हो गया। इस करंट के फ्लो करने से इस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे करंट फ्लो करता है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और अगर इस मटेरियल की रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो गई है तो रेजिस्टेंस का तो करंट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। इसकी मैं फिजिकल एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा, आपको आती है बात। जब इसमें जैसे ही करंट ने फ्लो करना शुरू किया, इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है और रेजिस्टेंस के बढ़ने से इसमें करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हम कहते हैं कि जो टंगस्टन होता है वो एक नॉन ओमिक सब्सटेंस है, क्योंकि जब उसमें से करंट गुजरता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होंगे तो हम लॉ को ओबे करेंगे। तो टंगस्टन में जब करंट फ्लो करता है तो उसका टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों कांस्टेंट नहीं रहते। जब वो दोनों ही कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो इस बात का मतलब ये है कि आपकी जो करंट होगा इस केस में वो इंक्रीज होने के बजाय करंट डिक्रीज होने लग जाता है। यानी इस केस में करंट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा। इस पर थोड़ी और बात करते हैं। अगर हम बच्चे फिलामेंट और बल्ब का ग्राफ बनाए ना, ये करंट, ये वर्सेस वोल्टेज, टंगस्टन भी तो आपको पता है मेटल ही है ना, तो शुरू में थोड़ी देर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही चलेगा। मतलब ये नहीं होगा कि जैसे स्टार्ट होगा वहीं पर वो टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जाकर यूँ समझिए टेम्परेचर चेंज होना शुरू हुआ। अब ग्राफ को होना यूँ स्ट्रेट लाइन चाहिए, लेकिन ये ग्राफ अपने ओरिजिनल पाथ से यूँ बेंड हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ग्राफ को स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया नहीं, ग्राफ ने इस पाथ को फॉलो किया। अगर हम इस ओवरऑल पूरी शेप को देखें तो आप सबको बच्चों याद है कि ओवरऑल जो शेप है वो शो कर रही है कि इस केस में जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है। ये चीज़ शो कर रही है कि स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और हमें पता है इसकी जो स्लोप होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है। पता है आप सर, कभी बात हुई है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टंगस्टन की बात कर रहा हूँ। टंगस्टन में ओवरऑल पूरी शेप को देखें, ये जो शेप होती है, इस शेप का मतलब है स्लोप डिक्रीज हो रही है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस इस केस में क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। और अभी बात हुई है कि रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से जो करंट होगा वो बच्चों डिक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद उसने एक और मटेरियल लिया हुआ है, वो उसने लिया हुआ है सेमी कंडक्टर डायोड। अगर हम सेमी कंडक्टर डायोड की बात करते हैं ना, तो इसको ज़रा समझ लें कि सेमी कंडक्टर डायोड का क्या कंसेप्ट है। सेमी कंडक्टर डायोड के बारे में तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों ने बस इतना समझ लें कि इसमें जो डायोड होती है ना, इसमें दो तरह की बाइसिंग होती है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। दो तरह की बाइसिंग होती है, एक आपका फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और एक जो होती है वो रिवर्स बाइसिंग होगी। यानी एक फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और एक कौन सी होगी? रिवर्स बाइसिंग होगी। अगर हम इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ बनाएं तो कुछ यूँ ग्राफ बनेगा।
इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आपको भी पता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब बात होगी। बस इतना याद रखें कि अगर सेमीकंडक्टर डायोड के ग्राफ की बात करें तो उसके ग्राफ की शेप कुछ यूँ बनेगी। यहाँ तक वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। इस वोल्टेज के बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और वो वोल्टेज जिसके बाद करंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उस वोल्टेज को मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया था, नी वोल्टेज कहते हैं। अगर किसी को याद हो तो बताई भी थी, सिलिकॉन के लिए ये नी वोल्टेज जो थी मेरा ख्याल है 0.7 वोल्ट मैंने बताई थी। यानी सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट के बाद करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और जर्मीनियम की जो नी वोल्टेज जिसके बाद करंट फ्लो करना शुरू करता है वो 0.3 वोल्ट होगी। तो इससे पहले जो है वो लंबी बातें, वो पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म नहीं होता, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ग्राफ की शेप याद रखें कि इसमें यहाँ तक शुरू में करंट फ्लो नहीं करता, उसके बाद करंट फ्लो होना शुरू होता है। क्लियर होगी बात। जब जनरल सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ आता है तो हम इसी की बात करते हैं, और ये यूएचएस के पास पेपर में ग्राफ आया हुआ है, ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है। वैसे अगर थोड़ी और बात कर दो तो ये ग्राफ होगा फॉरवर्ड बाइसिंग का। और नॉर्मली जब ग्राफ आता है तो हम कौन सी बाइसिंग लेते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग की हमेशा बात करते हैं। रिवर्स बाइसिंग तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बना रहा हूँ ना। रिवर्स बाइसिंग का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये बेसिकली सडन आपका ग्राफ यूँ बन जाता है। हम यूँ सडन इसको शो कर देते हैं, और ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ है। तो अगर कभी सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ बना हुआ आ जाए तो आप लोगों ने, अगर कंप्लीट ग्राफ आपको नज़र आएगा तो आप लोगों ने यहाँ से कंप्लीट ग्राफ चूज़ करना है। ये ज़ीरो के बाद थोड़ी देर ज़ीरो रहता है, लेकिन ये सडन करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। ग्राफ की शेप आप लोगों ने याद रखनी है। मैं जो भी बातें स्लोप की करूँगा मैं इसके लिए करूँगा, क्योंकि जनरल केस तो ये वाला है ना। हम ओवरऑल अगर इसमें बात करें सेमीकंडक्टर डायोड में, तो इस केस में आपको पता है ये राइज इन स्लोप आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो स्लोप है वो इंक्रीज़ हो रही है। स्लोप क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्लोप इंक्रीज़ होने का मतलब है रेजिस्टेंस इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। ये चीज़ याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर डायोड का जो ग्राफ होगा, जब जनरल क्वेश्चन आएगा तो वो आपके पास स्लोप इंक्रीज़ की हम बात करेंगे और रेजिस्टेंस विल डिक्रीज़ की बात करेंगे। पंजाब की बुक में यही दो ग्राफ बने हुए हैं। जो केपीके की बुक है उसमें उन्होंने एक थर्मिस्टर का ग्राफ भी बनाया हुआ है। थर्मिस्टर का ग्राफ मैंने जो बुक में था एफएससी में उसी तरह पढ़ा दिया था, लेकिन वो ठीक नहीं बना हुआ। जो थर्मिस्टर होते हैं ना, उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर होते हैं और प्लस उसमें मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है ना। इसमें सेमीकंडक्टर भी होते हैं और इसमें मेटेलिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। इसके मटेरियल की हमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की बात की ज़रूरत तो नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा इसका ये समझाना था। बुक में जो इसका ग्राफ बना हुआ है थोड़ा चेंज बना हुआ है। इसके ग्राफ को बुक में उसने थोड़ा सा वोल्टेज एक्सेस के अलावा मूव करके ऊपर उठाया हुआ है, वो ठीक नहीं। ग्राफ यूँ होता है ये, जैसे ही वोल्टेज देंगे फ़ौरन करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, वोल्टेज दे रहे थे और ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट के बाद करंट फ्लो करना शुरू हुआ है, जर्मीनियम के लिए 0.3 वोल्ट के बाद करंट फ्लो करना शुरू हुआ। इसमें ऐसे नहीं हो रहा। बुक में ये भी थोड़ा सा वोल्टेज एक्सेस के ऊपर बना हुआ है, वो गलती से एफएससी में मैं भी उसी तरह करवा देता हूँ ऐसे। लेकिन अब अगर इंटरेस्ट में आएगा तो आप लोगों ने यही चूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर साथ में मेटेलिक ऑक्साइड भी मिक्स हुए होते हैं। ओवरऑल इसके एमसीक्यू वही रहेंगे। ओवरऑल अगर पूरी शेप को देखा जाए तो स्लोप इसमें भी इंक्रीज़ हो रही है, स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज़। तो ये इसके ज़्यादातर सवाल आते हैं कि वो स्लोप इंक्रीज़ या रेजिस्टेंस डिक्रीज़ की छोटी छोटी बातें करता है। तो अब आप इतने अच्छे लोग हो चुके हैं कि आप इसकी छोटी छोटी बातों से अपने आप को परेशान नहीं करेंगे और इन चीज़ों को आप बहुत ईजिली अब अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों हम आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है वो आप सारों को पता है कि जब किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो करता है ना, जब किसी भी मटेरियल में से करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस मटेरियल के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या ऑफर करते हैं, अपोजिशन ऑफर करते हैं। उसी अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन होती है किसी की टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन होगी टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी फ्लो ऑफ करंट में जो अपोजिशन आती है उस अपोजिशन को हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो सबको याद है रेजिस्टेंस का जो सबसे कॉमन फार्मूला होता है वो रो एल ओवर ए होता है। इस फार्मूले से हम क्या बात सीखते हैं, इस फार्मूले से हम ये सीखते हैं कि रेजिस्टेंस का कंडक्टर की लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। समझाने की जरूरत मैंने आपको बताया, वही सवाल आएंगे, लेंथ डबल करें रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। रेजिस्टेंस का
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ लो और ये आप कंडक्टर की लेंथ समझ लो। लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। इसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन एफएससी में दी हुई है, अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है किसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूले को हम रेडियस की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। आर यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर पाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब ये वाली सिंबल लिखी जाती है तो फिर साथ में कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आर रेडियस है। रेडियस जो होता है बच्चे वो डायमीटर बाय 2 होता है। रेडियस डायमीटर बाय 2 होता है। ये डी स्टैंड फॉर क्या है, डायामीटर है। तो जब हम इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम 1/d² लिख सकेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो वायर के एरिया का, वायर के रेडियस का या वायर के डायमीटर का किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ज़रूरी नहीं ये वाला क्वेश्चन जो है वो एरिया की फॉर्म में ही आए, या ये जो कोई भी इसका क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन बच्चों रेशो की फॉर्म में भी तो आ सकते हैं। आप इनकी रेशो भी तो बना सकते हैं। मतलब मैं किसी एक को बना देता हूँ, R1/R2 इज़ इक्वल टू R2 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, सपोज करें वो आपसे कहता है कि 2 वायर्स हैं और उन दोनों वायर्स के जो रेडियस हैं, उन वायर्स के रेडियस की जो रेशो है वो सपोज कर लेते हैं वो रेडियस की रेशो 2:1 है। 2 वायर्स हैं और उन वायर्स के बच्चों रेडियस की रेशो जो है वो 2:1 हमें गिवन है, यानी रेडियस की रेशो 2:1 है। और हमसे ये सवाल पूछा गया है कि उन दोनों वायर्स के रेजिस्टेंस की रेशो बताओ। रेडियस की रेशो गिवन है, रेजिस्टेंस की रेशो पूछी है। तो हमें पता है कि इसके साथ जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें पता है आप लोगों ने इन्वर्स रिलेशन लिखना है ना। तो ऊपर किसका स्क्वायर आएगा, R2 का स्क्वायर आएगा। तो R2 यहाँ पर किसके इक्वल है, ऊपर 1 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे किसका आना है, R1 लिखना है। तो R1 की वैल्यू यहाँ पर किसकी है 2, तो यहाँ पर नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस की रेशो कितनी बनेगी, 1:4 होगी। बाकी वो सवाल मैं बच्चों आपको नहीं करवा रहा कि डायमीटर को डबल करें तो क्या इफेक्ट होगा, एरिया को हाफ कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। वो डेफिनेटली वही सवाल पेपर में आने हैं, वो आपको ऑलरेडी आते हैं, या ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फार्मूले के ही आते हैं। वो कह देते हैं हम लेंथ को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट होगा, एरिया को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। और इस फार्मूले को आप अपने लिए वो भी याद रख लेना कि क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन से हैं, लेंथ और एरिया वेरिएबल है ना। मैं यूँ लिख सकता हूँ, चलें आपकी आसानी के लिए ना। एक तो लेंथ और एरिया के सवाल आएंगे ना, आप इसमें इसको डबल करें, इसको हाफ डबल। इसी फार्मूले को अपने पास आप यूँ भी लिख लें, L/R² की फॉर्म में भी लिख लें, और इसको L/डायमीटर की स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख लें। क्योंकि अक्सर जब लेंथ के साथ डायमीटर का क्वेश्चन आता है तो बच्चे वो जो 2 होता है उसके चक्कर में लग जाते हैं कि उस 2 को कैसे सॉल्व करना है। तो ये देख लें, जब प्रोपोर्शनल का साइन आ गया है तो लेंथ एरिया, लेंथ रेडियस और लेंथ डायमीटर के क्वेश्चन को भी आप उसी तरह सिंपल वे से सॉल्व करेंगे जिस तरह आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आइसोलेटेड क्वेश्चन हैं, उधर वो क्वेश्चन जो लेंथ बच्चे हम बात कर रहे हैं उस लेंथ के साथ लिंक होकर भी अगर आपके क्वेश्चन आ जाएँ तो उन क्वेश्चन को भी आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब बच्चों हम बात पहले कर लेते हैं रेजिस्टेंस के फैक्टर्स की, फिर मैं थोड़ा और आगे इस पे बात करता हूँ क्योंकि ये मेजर टॉपिक है हमारा। रेजिस्टेंस एक तो आपको समझ आ गया डिपेंड करती है, फैक्टर किसके हैं, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यानी रेजिस्टेंस का एक फैक्टर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दूसरा रेजिस्टेंस जो डिपेंड कर रही है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। इन दोनों का हम एक और लफ्ज़ यूज़ करते हैं इनके लिए, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। एक तो वो यूनिट के साथ वर्ड डायमेंशन यूज़ होता है, ये वो वाली डायमेंशन नहीं है। एरिया और लेंथ को भी डायमेंशन ही कहते हैं। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर का रिप्लेसमेंट वर्ड होता है फिजिकल स्टेट, यानी टेम्परेचर का रिप्लेसमेंट वर्ड, जिस तरह इन दोनों का रिप्लेसमेंट वर्ड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर है, इसी तरह टेम्परेचर का रिप्लेसमेंट वर्ड जो होता है वो फिजिकल स्टेट होता है, कि फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। और हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगी वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करेगी। मटेरियल की नेचर में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो उसके अंदर उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, कि उसके एटम या मालिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है, और एक उसमें एन आ जाता है। एन वो चार्ज डेंसिटी वाला एन है। एन कौन सा, चार्ज डेंसिटी वाला एन है, मतलब उसके
चार्ज कैरियर भी आप कह दें तभी हरज को नहीं, क्योंकि हर मटेरियल की चार्ज डेंसिटी या उसके अंदर चार्ज कैरियर डिफरेंट होते हैं ना। जब उस मटेरियल के अंदर चार्ज डेंसिटी या उसके चार्ज कैरियर डिफरेंट होंगे, जैसे चार्ज डेंसिटी प्रॉपर वर्ड है अगर आप सही लिखना चाहें, तो फिर भी आपके लोगों के पास आप लोगों ने याद रखना है कि नेचर के मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा उसके अंदर जो चार्ज कैरियर की बात हो रही होती है, उन चार्ज कैरियर की हम बात कर रहे थे। फिर एक और फैक्टर भी हम लिख सकते हैं, वो स्ट्रेस हम लिख सकते हैं। देखिए स्ट्रेस बेसिकली होती है डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस, असल में स्ट्रेस की वजह से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है, तो स्ट्रेस की वजह से आप यूँ सोचें रेजिस्टेंस इस वजह से चेंज हो जाती है, जो स्ट्रेस है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, इस डिफॉर्मेशन की वजह से असल में एरिया एंड लेंथ चेंज होते हैं ना। इस डिफॉर्मेशन की वजह से असल में एरिया और क्या चेंज होंगे, लेंथ चेंज होंगे। तो उस एरिया और लेंथ चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि ये लेंथ और एरिया की वजह से भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो रही होगी। ठीक, बस ये आप लोगों ने छोटी छोटी बातें इसकी याद रखनी है। अच्छा, मैंने भी आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एक आधा फेमस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब यूँ लिख लें कि वो बेसिक से लिखवा देता हूँ आपको कि अगर एक वायर है ना, एक वायर है, उसकी लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब अगर आपको यूँ सवाल आ जाता है कि इफ़ वी डबल इट्स लेंथ, बहुत कॉमन बात आप सबको याद भी है, बाय एक्सटेंशन और स्ट्रेचिंग, अगर हम इसकी लेंथ को डबल कर दें, बाय एक्सटेंशन से डबल कर दें या बाय स्ट्रेचिंग डबल कर दें, तो ये इसके कीवर्ड्स हैं ना, एक्सटेंशन और स्ट्रेचिंग। और लेंथ जो डबल हुई है ना, इसको आप अपने माइंड में n लिख लें। तो अब लेंथ डबल हुई है बाय एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग, तो ज़रा खुद सोचो, हम पहले कहते थे कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, हम बोलते थे लेंथ डबल हुई है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात कब ठीक नहीं है, अगर एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग का वर्ड यूज़ हो ना, क्योंकि अगर हम इस कनेक्टर की लेंथ को बाय एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग डबल करेंगे, यूँ खींच के डबल करेंगे ना जब, उस वक्त ये होगा कि इसकी जब लेंथ डबल हो रही है तो फॉर सेक ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन, वॉल्यूम कंजर्व होने के लिए अगर इसकी लेंथ आप लोगों ने डबल की है तो वॉल्यूम इसका AL है ना, तो दोबारा वॉल्यूम AL कब कब होगा, एरिया उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो कंडक्टर के ऊपर कौन सी कंजर्वेशन अप्लाई की है, वॉल्यूम कंजर्वेशन है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन मीन इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम AL, इसका वॉल्यूम भी AL ही होगा। तो लेंथ अगर डबल हुई है तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, A/2L बन जाएगा। अपने वॉल्यूम को कंजर्व करने के लिए जितनी अगर लेंथ डबल हुई है तो एरिया को आप लोगों ने मजबूरन हाफ करना है। ये किन क्वेश्चन में होगा, एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन में होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो ना, क्या था, ρL/A था। अब आप ज़रा देखें कि इस केस में उसने किसको डबल किया, उसने बोला था लेंथ को डबल कर दो। स्ट्रेचिंग की वजह से हमें समझ आ गया कि एरिया ने खुद ही हाफ हो जाना है, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R' इक्वल टू हो जाएगा ρ4L/A हो जाएगा ना। और अगर इसको मैं लिखूँ तो क्या बन जाएगा, 4R बन जाएगा। ρL/A की वैल्यू पुट कर दी तो कितना होगा, 4R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी लेंथ को डबल कर रहे हैं बाय एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग की मदद से, तो फिर बच्चों आप लोगों ने याद रखना है रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स, फिर रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इसका शॉर्टकट ये है कि आप इस बात को यूँ भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस R' लिख लें इक्वल टू n स्क्वायर टाइम इनटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। एनी यहाँ पर क्या चीज़ है, जितने टाइम लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर ये डबल लिखा होगा, एन ये वाला है ना, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा जितने टाइम अब लेंथ चेंज कर रहे हैं, अगर इसमें लेंथ डबल हुई है तो एन की जगह पर 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 पुट करो ना, 2 का स्क्वायर इनटू R। तो देखें वही आंसर जो आप लोगों ने इस मेथड से कैलकुलेट किया है, इस मेथड से भी आप लोगों का सेम आंसर आ रहा है कि रेजिस्टेंस इस केस में भी आप लोगों की 4 टाइम्स ही बन रही है, यानी दोनों केसेस में जो रेजिस्टेंस है उसके टाइम सेम आ रहे हैं। ये बस आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रेजिस्टेंस आप इस मेथड से कैलकुलेट तो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, आप डायरेक्ट इससे करें। और इसमें एन क्या चीज़ है, जितने टाइम लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ये चेंज हो रही है लेंथ, ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है।
मैं चेंज और इंक्रीज में थोड़ा फ़र्क भी क्लियर कर देता हूँ। सपोज़ करें आपका यूँ क्वेश्चन आ गया कि उसने बोला कि जो लेंथ है उसने उस लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन साथ में ये वर्ड लिख दिया कि लेंथ को उसने 3 टाइम इंक्रीज़ तो किया है, लेकिन बाय स्ट्रेचिंग या बाय एक्सटेंशन से उसने लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज़ किया है। अगर उसने लेंथ को बाय स्ट्रेचिंग या बाय एक्सटेंशन 3 टाइम इंक्रीज़ किया है, इस केस में अब आप लोगों ने इसका आंसर देखना है कि क्या होगा। तो ये हम फिर इसमें करेंगे कि अगर वो 3 टाइम भी वर्ड यूज़ करता है ना, कि 3 टाइम को आप लोगों ने लेंथ को इंक्रीज़ किया है, तो वही सिंपल रिलेशन हम यूज़ करेंगे, आर प्राइम इक्वल टू एन स्केयर इंटू आर। एन क्या चीज़ है, जितने टाइम लेंथ चेंज हुई है, तो कितने टाइम 3 टाइम चेंज हुई है, तो 3 का स्केयर इंटू आर, तो 9 आर बन जाएगा। अच्छा, इसकी फॉर्म थोड़ी चेंज होकर यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि समटाइम उसने इस आर की वैल्यू गिवन होती है। मतलब सपोज करें इसी सवाल में कहता कि इफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 5 ओम, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो अब न्यू रेजिस्टेंस बताएं ना, तो हम इसको कैसे करते हैं, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 आप लोगों के पास कितना बन जाता है, 45 हो जाता है। तो समटाइम हम उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता सकते हैं। बस आज का आखिरी क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन करवाए हैं, आपके कंप्रेशन के सवाल भी तो आ सकते हैं ना। और मैंने अभी आज सिर्फ स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन वो करवाए हैं जिनसे क्वेश्चन की लेंथ इफेक्ट हो रही है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे एरिया इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे होंगे, रेडियस इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे होंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन मोस्ट कॉमन लेंथ के क्वेश्चन आते हैं, हम वही बात कर रहे हैं। देखिए, कंप्रेशन के सवाल भी तो आ सकते हैं ना। सपोज करें वो कहते हैं ये कंडक्टर है, जिसका एरिया ए था, लेंथ एल थी, आप लोगों ने इस कंडक्टर को कंप्रेस किया है, इसको कंप्रेस आप लोगों ने किया है, यूँ कंप्रेस किया है, ठीक है। कंप्रेस इस तरह किया है कि इस कंप्रेशन से इसकी जो लेंथ है वो हाफ होगी, यानी आप लोगों ने इस कंडक्टर को कंप्रेस किया है तो लेंथ हाफ होगी। अब ज़रा खुद सोचो, जब कंप्रेस करेंगे लेंथ अगर कम हो रही है जिस रेशो से, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन की वजह से उसी रेशो से वॉल्यूम इंक्रीज भी तो कर जाएगा ना। यानी जिस रेशो से लेंथ कम हो रही है, वॉल्यूम कंजर्वेशन की वजह से उसी रेशो से वॉल्यूम इंक्रीज भी करेगा। एक तो ये तरीका है कि हम वही पैथेटिक मेथड यूज़ करें, उससे कर लें, लेकिन आप इतना उस मेथड से करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो आप बेहतर इसी फार्मूले से करें ना। इसको भी मैंने इसीलिए वर्ड लेंथ इंक्रीज के बजाय मैंने वर्ड चेंज कर दिया था। मैंने कहा था आप यूँ समझ लो कि इसमें चेंज इन लेंथ ही लिखी हुई है। एन क्या चीज़ है, लेंथ में जो चेंज है। तो मुझे बताओ, कंप्रेशन के जब सवाल आएंगे तभी आप लोगों ने कौन सा सवाल कर रहे हैं, कंप्रेस किया, लेंथ हाफ होगी। जब लेंथ हाफ हुई है तो इस एन की जगह पर क्या आएगा, ये वाली नंबर आएगी ना, जितने टाइम लेंथ चेंज हो रही है। तब जो एन की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/2 का स्केयर नहीं आ जाएगा। 2 नहीं लिखेंगे, 2 तो वो लेंथ इंक्रीज के सेंस में नहीं, यहाँ लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो 1/2 आएगा। तो आर प्राइम यहाँ से जो बनेगी वो आपका क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जितनी पहले रेजिस्टेंस थी, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू उस ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से हाफ हो जाएगी।